हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव्स यू का सीजन 1 पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक वीडियो में। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। तो अगर आप कहीं से चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट हमें मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है और यहाँ पे सारे बच्चे आखिरी बार एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और तभी एक लड़का कहता है, आसाकावा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। तभी वो लड़की कहती है, आईजो तुम बहुत अच्छे हो इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम्हारे साथ डेट पे जाने का आइडिया सोचकर मुझे उल्टी आती है। और इसके बाद आईजो सोचता है कि ये मेरा पहला डेट का रिजेक्शन था जिसके बाद मुझे मरने का मन कर रहा है। और इसके बाद उसके दोस्त को दिखाया जाता है। तभी उसका दोस्त पूछता है, अच्छा चलो तुम मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारे कितने रिजेक्शन हो चुके हैं। और तभी आईजो कहता है, भाई तू ऐसे दिल तोड़ने वाली बात क्यों कर रहा है। तभी उसका दोस्त बोलता है, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूँ। तभी आईजो कहता है, समझ ले भाई सेंचुरी होने वाली है। और ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने 99 बार रिजेक्शन करने के बाद भी अभी तक हार नहीं मानी है और इसके लिए तो तुझे प्राइज मिलना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू 100 तक पहुँचा कैसे और आखिरकार तूने पहली लड़की से कब रिजेक्शन खाया था। तभी आईजो कहता है, मुझे अभी भी वो पल याद है जब मैं 8 महीने का था। और ये सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बल्कि मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। और तभी आईजो बोलता है, मुझे एक गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तभी उसका दोस्त बोलता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतने रिजेक्शन मिले क्यों, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। और मुझे ये सोच के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि हाई स्कूल में तुम्हारे और भी ज्यादा रिजेक्शन हो जाएंगे। और तभी हमें आईजो दिखाया जाता है जो कि भगवान से गर्लफ्रेंड मांग रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है, चिंता मत करो। और आईजो देख के काफी घबरा जाता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। और तभी वो पर्सन कहता है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस मंदिर का देवता हूँ और तुम चिंता मत करो आईजो। और तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम्हें हाई स्कूल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तुम्हारी किस्मत में बहुत सुंदर लड़की लिखा हुआ है। और ये सुन के आईजो काफी खुश हो जाता है। और तभी गॉड कहता है कि तुम्हारी सोलमेट हाई स्कूल में मिलेगी और जब वो तुम्हें मिलेगी तो तुम्हारे बॉडी और उसके बॉडी में एक करंट फैलेगा। और करंट फैलने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरने लग जाओगे, जिसे तुम लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हो। कि ये बात लड़कियों को तभी पता लग जाता है लेकिन लड़कों को टाइम के साथ ही पता लग पाता है। तभी आईजो गॉड की बातों को रिपीट करने लगता है। तभी गॉड बोलता है कि तुम मेरी बातों को रिपीट मत करो, क्योंकि एपिसोड नंबर 1 में हमें और भी चीजें दिखानी है। वैसे मांगा में मेरे डायलॉग तो और भी बहुत ज्यादा थे, बट एनीमे में तो बहुत कम कर दिया गया है। बट कोई नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और सोलमेट अपनी जिंदगी में एक स्पेशल टाइम में मिलने के लिए बनते हैं। तभी आईजो कहता है, तो उन लड़कों का क्या जो हमेशा सिंगल रहते हैं। तभी गॉड कहते हैं, ये सच है कि सभी को सोलमेट नहीं मिलता है और जिन्हें मिलती है वो सच में खुश नसीब होते हैं। और आईजो एक बात और, तुम्हें हाई स्कूल में 100 सोलमेट मिलेंगी और तुम्हें अपने हिसाब से लड़की चूज करने का मौका मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ चीजों को स्किप कर दिया जाता है। और तभी आईजो कहता है कि क्या अगर मेरी विश पूरी नहीं हुई तो क्या मैं इस टेम्पल को जला सकता हूँ। और तभी गॉड कहता है, रुको जरा, मेरी फिर से लाइनें काट दी गई है। और इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और आईजो एक हाई स्कूल में एडमिशन ले चुका था और वहाँ पे वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। और तभी अचानक से उन तीनों की बॉडी में बिजली चमकने लगती है। और तभी आईजो सोचता है, गॉड के हिसाब से क्या ये दोनों मेरी सोलमेट है, पर मुझे अभी इन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इन्हें अभी कुछ नहीं पता। और अगर मैं इन्हें ऐसे देखूंगा तो मैं थोड़ा वियर्ड सा लगूंगा। और तभी आईजो उन दोनों की मदद करने लगता है। तभी एक लड़की गिरने का नाटक करती है और कहती है, लगता है मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई है, तो क्या तुम मुझे उठा के मेडिकल रूम तक ले जाओगे। और तभी आईजो मन मन में रोने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं कैसा सोलमेट हूँ, मैंने अपनी पहली मीटिंग में ही अपने सोलमेट को चोट पहुँचा दी है। और वो लड़की आईजो को रोते हुए देख के कहती है, देखो ये कितना अच्छा लड़का है और इसकी सोल कितनी ज्यादा प्योर है। और तभी दूसरी लड़की भी चोट लगने का एक्टिंग करने लगती है। और तभी आईजो अपने आप को पंच करता है और कहता है कि आखिर मैं किस तरीके का इंसान हूँ और मैंने सिर्फ चलते हुए ही 2 लड़कियों को हर्ट कर दिया। और इसके बाद वो दोनों लड़की आईजो को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। और तभी आईजो कहता है, और क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लड़कियां तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही और लगता है मैं इस यूनिवर्स का सबसे लकी लड़का बन चुका हूँ। और इसके बाद आईजो उन्हें अपना नाम बताता है और लड़कियां भी उन्हें अपना नाम बताती है, इंदा और
हाना जोनू, और वो लड़कियां कहते हैं कि हम तीनों एक ही क्लास में हैं। और तभी कुछ लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने वो स्कूल लव की कहानी सुनी है जिसमें कहा जाता है कि इस स्कूल के पीछे पिंक फ्लावर्स का एक बगीचा है, अगर उसमें से किसी को 4 लीव्स फ्लावर मिलता है और अगर वो उसे लेकर किसी को प्रपोज करते हैं तो उनके हाँ होने की सक्सेस रेट 100% होती है। और तब वो दोनों लड़की वहाँ से फटाक से भाग जाती है और हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के 4 घंटे बाद भी हंजू स्कूल में ही होता है और वो एक टीचर के कॉन्टेक्ट लेंस को ढूंढने में मदद करता है। और जाते वक्त आइजू देखता है कि वो दोनों लड़की अभी तक उसके लिए 4 लीव्स फ्लावर ढूंढ रही थी। और आइजू ये देखने के बाद इंदा के पास जाता है और कहता है कि आप 4 लीव्स फ्लावर ढूंढते हुए थक गई होंगी। तभी इंदा कहती है कि मैं तो यहाँ पे कुछ और ढूंढ रही थी। तभी वो उसे जूस देता है। तभी इंदा कहती है कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाहते हो। और तभी अंजू कहता है, सॉरी मुझे पता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और तभी इंदा कहती है कि तुम बहुत अजीब हो और मैं इस जूस को फेंकने वाली थी बट मैं अब पी लूंगी। तभी इंदा उसे थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। और तभी हाना जोनो भी वहाँ पे आती है और वो आइजू से पूछते है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी आइजू कहता है, मैंने देखा कि आप दोनों 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रहे हो तो इसीलिए मैं आपके लिए ये ड्रिंक लेके आया हूँ। और तभी हाना जोनो ड्रिंक लेते हुए कहती है कि मैं इस ड्रिंक को पूरा नहीं पी सकती, तो क्या तुम मेरे लिए इस ड्रिंक को आधा पी सकते हो। और सोचती है कि अगर ये हो जाएगा तो मैं आइजू को इनडायरेक्टली किस कर पाऊंगी। तभी आइजू कहता है कि मुझे लगा ही था 350 ml आपके लिए ज्यादा हो जाएगा तो मैंने आपके लिए 190 ml लाया था। तभी हाना जोनो बोलती है, फिर भी ये थोड़ा ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये पी पाऊंगी। और तभी आइजू उसमें से थोड़ी ड्रिंक पी लेता है और उसे कैन देते हुए सोचता है कि ये तो इनडायरेक्टली किस हुई ना। और तभी हम देखते हैं कि हाना जोनो एक्साइटमेंट के चक्कर में वो ड्रिंक नीचे गिरा देती है और तभी वो रोने लगती है। और तभी अचानक से हाना जोनो बोलती है आइजू को कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है थोड़ा जल्दी हो रहा है लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। और मुझे लगा कि ये मैं अकेले ही नहीं हूँ जो फील करती हूँ, तो कहीं देर ना हो जाए इसलिए मैंने ये पहले ही तुम्हें कह दिया। और आइजू वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे इंदा आ जाती है और तभी आइजू पूछता है कि तुम इतनी सारी कैन लेके यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी इंदा कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे ड्रिंक दिया है उसके बदले मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रही हूँ। और इंदा हाना जोनो के ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी हाना जोनो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी आइजू को पसंद करती हो और आखिरकार ये तुम्हें किसने कहा, और अगर वो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी आइजू सोचता है कि मैंने कभी भी किसी लड़की को ऐसे पूछते हुए नहीं देखा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ऊपर एहसान कर रही है। और तभी इंदा कहती है कि आइजू सच बात तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो दोनों आइजू को उन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है और आइजू कहता है तो चलो इसे हम ब्रेक के बाद जानेंगे। और इसके बाद आइजू घर पे सोच रहा था कि वो दोनों तो काफी ज्यादा सुंदर है तो मैं उनमें से किसे चुनूं। और क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों मेरी सोलमेट है और मैंने उन्हें कल तक का वेट करने के लिए कहा है। और इसके बाद वो गॉड से मिलने के लिए जाता है। तभी गॉड कहते हैं कि तुम्हें मुश्किल तो होगी क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारे सोलमेट है। और तभी आइजो कहता है कि आखिरकार उन लोगों ने क्या किया जिनकी मेरी ही तरह 2 सोलमेट है। और तभी गॉड कहते हैं कि वैसे तो सभी को एक ही सोलमेट मिलती है बट तुम्हारा केस थोड़ा अलग है क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन मैं यानी लव गॉड ने थोड़ी गलती कर दी थी। तभी आइजू पूछता है कि क्या गलती कर दी थी। तभी गॉड बताते हैं कि उस दिन मैं टीवी पे अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एनीमे भजन की वीडियोस देख रहा था और वो देखते देखते मैंने तुम्हारे लिए 100 गर्लफ्रेंड लिख दी। तभी आइजू कहता है कि आप मुझे एक चीज बताइए कि कौन सा गॉड यूट्यूब चैनल देखते देखते काम करता है और आखिरकार आपने मेरी जिंदगी के साथ ये क्या कर दिया। अगर मेरे पास सिर्फ एक सोलमेट होती तो मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और तभी गॉड बताते हैं कि आगे तुम्हारे साथ और भी बुरा होने वाला है क्योंकि आगे तुम्हें तुम्हारी और भी सोलमेट मिलेंगी और जब कोई सोलमेट मिलते हैं तो तभी वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और अगर ऐसा ना हो तो उनके साथ बहुत बुरी चीजें होने लगती है और कभी कभार तो वो मर भी जाते हैं। और एक सोलमेट होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है और ये पूरे लाइफ टाइम के गुड लक के बराबर होता है। और अगर कोई अपने सोलमेट से ना मिल पाए तो उसके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें होती है। तभी आइजो कहता है कि अगर मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ गया तो दूसरी मर जाएगी। तभी आइजो रोते हुए कहता है तो अब मैं क्या करूं। और गॉड उससे सॉरी बोलते हैं। तभी वो दोनों लड़की वहाँ पे आइजो का वेट कर रही थी और तभी आइजो वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं आप दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और मैं आप दोनों से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं आप दोनों में से किसे चुनूं, तो प्लीज आप दोनों मान जाइए। और तभी इंदा वहाँ पे मना करने लग जाती है लेकिन तभी आइजो
आइजू उन दोनों के लिए पिंक 4 लीफ फ्लावर लेके आता है और तभी हाना जोनो कहती है कि मैंने तो इन्हें पूरे बगीचे में ढूंढा था बट ये हमें तो नहीं मिला, तो आपको कैसे मिला? तभी हाइजू बताता है कि मैंने एक टीचर की मदद से पूरी रात इसे स्कूल में ढूंढा है। और तभी इंदा कहती है कि क्या तुम पागल हो कि ऐसे अंधविश्वास पे भरोसा करते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये हमें मनाने के लिए कर रहे हो बट मैं ऐसे नहीं मानने वाली। तभी आइजू बताता है कि मैंने ये सब इसलिए नहीं किया, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि आप दोनों को ये फ्लावर ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं आप दोनों को अपने आंसर के साथ ये फ्लावर गिफ्ट में दूंगा, तब आप दोनों को बहुत खुशी होगी। और तभी हम देखते हैं कि हाना जोनो उसके ऑफर को मान जाती है और कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी इंदा भी इस बात के लिए मान जाती है। और तभी आइजू उन दोनों को कहता है कि मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूँ मैं आप दोनों को बहुत खुश रखूंगा। मैं आइजू दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा खुश था कि वो खुशी के मारे एक खम्बे से बात करने लगता है। और तभी इंदा और हाना जोनो वहाँ पे आ जाते हैं और इंदा पूछती है कि क्या तुम सच में इस खम्बे से बात कर रहे थे? तो आइजू बताता है कि मैं इसलिए इस खम्बे से बात कर रहा था क्योंकि गर्लफ्रेंड बनने की खुशी के मारे मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। और तभी हम देखते हैं कि हाना जोनो आइजू का हाथ पकड़ लेती है और आइजू काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और हाना जोनो का भी वही हाल था। फिर इसके बाद आइजू जाके इंदा का भी हाथ पकड़ लेता है और वो भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि मुझे इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, पकड़ लो हाथ। तभी हाना जोनो बोलती है कि आइजू अगर तुम मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी आइजू उसे हकारी बोलता है और इसके बाद इंदा भी यही बात बोलने की कोशिश करती है। और तभी इंदा कहती है कि मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी आइजू उसे नराने कहता है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल एक लड़के के पीछे भाग रही थी। और तभी हाना जोनो बताती है कि ये यहाँ की वाइस प्रिंसिपल है जो कि स्कूल के रूल्स को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और इन्होंने अगर तुम्हें कॉरिडोर में भागते हुए देख लिया तो ये तुम्हारा जहन्नम तक पीछा करती रहेंगी, और अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो ये तुम्हें एक फ्रेंच किस देगी। और फिर आइजू कहता है कि ये तो इमोशनल डैमेज है। और तभी हाना जोनो कहती है ये केवल इमोशनल डैमेज ही नहीं, ये तो फिजिकल डैमेज भी है क्योंकि इनके किस के अटैक से कोई भी नहीं बच पाता। तभी हाना जोनो पूछती है कि क्या तुमने कभी पहले किस किया है? और तभी आइजू बताता है कि नहीं, क्योंकि तुम दोनों मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तभी दोनों सोचते हैं कि जो पहले गया उसको पहले किस मिल जाएगा, और तभी वो दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों छत पे बैठ के लंच कर रहे होते हैं। और तभी हाना जोनो अपने हाथों से आइजू को खाना खिलाती है और ये देख के आइजू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तो इंदा भी शर्माते हुए कुकी निकालती है, बट वो कुकी आइजू के आंख में लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे खाता है और वो भी उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हाना जोनो अपने बैग में से एक बॉकी स्टिक नाम की कुछ खाने की चीज निकालती है और वो जो उसमें पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो जानबूझ के तोड़ देती है। और तभी वो कहती है कि अब हम इसे हाथ से नहीं खा सकते, तो मैं इसे तुम्हें हाथ से नहीं खिला सकती, तो मैं इसे तुम्हें कैसे खिलाऊंगी? और तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये ऐसे खिलाऊंगी। और तभी आइजू देखता है कि हाना जोनो दूसरे साइड से खा रही होती है उसी चीज को, और जैसे जैसे खत्म होता है वो और भी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। और इंदा ये देख के काफी ज्यादा जेलस होती है और वो भी एक स्टिक निकाल के आइजू को खिलाने के लिए जाती है, लेकिन वो स्टिक गलती से आइजू के दूसरी आंख में लग जाता है। और भाई आप लोग मानोगे नहीं, मुझे ये वाला लाइन बोलने में ना कम से कम 15 से 20 मिनट लगे, मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी भाई इस लाइन पे। और इस कारण हाना जोनो की भी स्टिक टूट जाती है। और तभी इंदा पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? देख रहे हो भाई वो पूछ भी क्या सवाल रही है भाई, मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? और वो आइजू का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने सुना है कि अगर कोल्ड किसी को हो जाए तो वो दूसरे को पासपोन भी कर सकता है, तो तुम मुझे इसे अपने मुंह से पास कर दो। और तभी हाना जोनो बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे सबसे पहले तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना होगा, और हमारे घर में टेम्परेचर को चेक करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। फोरहेड और लिप्स दोनों पे किस करना पड़ता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। और तभी हाना जोनो और इंदा दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और तभी आइजू कहता है कि आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? और दोनों वहाँ पे मना कर देती है। और तभी आइजू सोचता है क्या ये दोनों मुझे किस करने के लिए इतना कुछ कर सकती है? और तभी आइजू कहता है कि मुझे भी तो तुम दोनों को किस करना है। और तभी इंदा कहती है कि अगर तुम्हें हमें किस करना है तो पहले तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ किस करना चाहते हो। आइजू उन दोनों को गले लगा लेता है और एक साथ किस
करने की बात बताता है और तभी आइजू बताता है कि मैंने पहले यही सोचा था और इसमें तुम दोनों पहले एक दूसरे को किस करोगी और मुझे लगा कि तुम दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं होगी। अब मुझे विश्वास है कि तुम दोनों ये चीज कर लोगी। और तभी वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और किस कर लेते हैं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों एक कुकिंग बुक ढूंढने आए थे और तभी हानाज़ुनु बताती है कि मुझे पता है आइजू कि कल तुम्हें मेरे हाथ के एग रोल खाने में बहुत पसंद आए थे, मैं तुम्हारे लिए और भी चीजें बनाना चाहती हूँ। और इसके बाद वो दोनों एक ही बुक को पढ़ने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। और तभी आइजू कहता है कि अब तुम दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए क्योंकि अब तो तुम दोनों ने इकट्ठे किस भी कर लिया है। अभी आइजू लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा होता है और वो एक लड़की से टकरा जाता है और इसके बाद उन दोनों के अंदर वो सोलमेट वाला करंट गुजरता है। और तभी आइजू कहता है क्या ये भी मेरी सोलमेट है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी जल्दी इससे मिलूंगा। और तभी वो लड़की आइजू को बुक से कुछ पढ़ने के लिए कहती है लेकिन आइजू को कुछ भी समझ में नहीं आता और उस लड़की के बैंड से पता लगता है कि वो लड़की लाइब्रेरियन है। और वो लड़की फिर से आइजू को बुक पढ़ने के लिए कहती है। फिर वो लड़की बताती है कि आखिरकार वो लाइब्रेरी क्या करने आया है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तभी आइजू उस लड़की को इशारे में अपनी बात समझाने लगता है और तभी वो लड़की बुक की मदद से कहती है कि आखिरकार तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे। फिर आइजू को एहसास होता वो लड़की बोल सकती है और वो लड़की किसी और को बुलाने को कहती है लेकिन आइजू मना कर देता है। तभी आइजू कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं बोल सकता हूँ और क्या तुम मेरी एक रोमांटिक नोवेल ढूंढने में मदद करोगी या तो तुम मुझे कोई ऐसे एक बुक बता दो जिसमें एक कैरेक्टर अपनी सारी मुश्किलों का हल ढूंढ के आराम से लाइफ को बिताता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की आइजू के लिए बुक ढूंढने लगती है और आइजू देखता है कि वो लड़की उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और वो लड़की कुछ ज्यादा ही बुक इकट्ठी कर लेती है और आइजू को कहती है कि इनमें से तुम कोई सी भी बुक ले सकते हो। और तभी आइजू कहता है कि मैं सभी बुक्स को ले जाऊंगा। तभी वहाँ पे असिस्टेंट कहती है कि तुम्हारा नया कार्ड इशू होने में 1 हफ्ता लगेगा तो तुम 1 हफ्ते बाद आना। और ये सुन के आइजू काफी उदास हो जाता है। तभी वो लड़की आइजू को अपनी बुक देती है और ये देख के आइजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी आइजू उस लड़की से उसका नाम पूछता है और उसका नाम शिजुका होता है। तभी आइजू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक ही क्लास में है और मुझे शक्लें इतनी अच्छी से याद नहीं रहती है। और दूसरी तरफ हानाज़ोना और इंदा अभी भी कुकिंग की बुक्स पढ़ रही थी। तभी आइजू पूछता है क्या ये सारी कुकिंग की बुक्स है। और तभी हानाज़ोनु बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ इसीलिए मैं सारी बुक्स पढ़ रही हूँ। और इंदा बोलती है कि मैं अपनी केवल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स को पढ़ रही हूँ। और तभी आइजू रोते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मेरी दोनों गर्लफ्रेंड मुझसे इतना प्यार करती है। और आइजू घर पे आके उस बुक्स को पढ़ने लगता है और वो कहानी प्रिंसेस लो और उसके नाइट तामागुरु की होती है और इसमें उनके रोमांस के बारे में बताया होता है। प्रिंसेस लू तामागुरु को अपना नाइट बना लेती है और तामागुरु प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस लू पे एक ड्रैगन हमला कर देता है लेकिन तामागुरु उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है और वो उस ड्रैगन को हरा देता है जिससे उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी की शादी कहीं और कर दी जाती है। तभी तामागुरु कहता है मैंने कसम खाई थी कि आपका ध्यान रखूंगा लेकिन ये किस्मत हमें कभी मिलने नहीं देगी। तभी आइजू रोते हुए कहता है तुम ये कर सकते हो तामागुरु, तुम्हें किस्मत को हराना है। और तभी वो बुक वहीं पे खत्म हो जाती है और आइजू सोचता है क्या सच में तकदीर को कोई चीज नहीं कर सकता, सोलमेट को हमेशा साथ रहना होगा नहीं तो वो मर जाएंगे। और तभी हम देखते हैं क्लास में आइजू सुजुका से मिलती है और वो उसे देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और तभी सुजुका उस कहानी का सेकंड पार्ट आइजू को देती है और तभी आइजू कहता है कि क्या तुमने ये सिर्फ मेरे लिए किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कहानी में आगे क्या होगा और मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं पे चलोगी। और दूसरी तरफ हानाज़ोनु और इंदा अभी भी खाने की बुक को ही लेके लड़ रहे थे। आइजू और सुजुका पार्क में बैठ के बातचीत कर रहे थे और तभी आइजू सुजुका के सामने उस नोबल की तारीफ करने लगता है और ये सुन के सुजुका काफी खुश हो जाती है। और तभी सुजुका बताती है कि ये बुक उसकी भी काफी फेवरेट है और बचपन से उसने इस बुक को पढ़ा है। तभी आइजू कहता है कि तभी तो तुम बात करने के लिए इस बुक से बिल्कुल सही लाइन ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम्हें ये बुक पूरी तरीके से याद हो चुकी है। तभी सुजुका कहती है कि मैं तुम्हारी तारीफ के काबिल नहीं हूँ और मैं इस तरीके की हूँ इसलिए अब तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना है, तो मैं इस कहानी के वर्ड्स को ही देख के खुश हो जाती हूँ। तो मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इतनी तारीफ की।
और तभी आइजू वो बुक उससे दोबारा मांगता है और लाइब्रेरी में असिस्टेंट सुजुका से पूछती है कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, तो क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? तभी सुजुका शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो हमेशा की तरह अपना ड्यूटी निभा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सुजुका उस बुक को लेने की कोशिश करती है जिसे पिछले दिन आइजू लेना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि सुजुका उस कहानी की 3rd एडिशन लेके आती है, लेकिन 3 दिन आइजू सुजुका से मिलता नहीं है और वो काफी उदास हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि आइजू इंदा और हानाजोनो के साथ बैठा था, जहाँ पे वो दोनों पूछ रहे थे कि आजकल तुम बहुत ज्यादा नींद में रहते हो। और तभी आइजू बताता है कि आजकल मैं कुछ काम की वजह से लेट सोता हूँ। तभी हानाजोनो और इंदा कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन आइजू को कुछ समझ में नहीं आता। और तभी हानाजोनो आइजू को एक किस देती है, जिससे आइजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इंदा भी उसे किस देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका सिर आइजू के मुंह से टकरा जाता है। और तभी हमें सुजुका दिखाई जाती है, जो कि सोच रही थी कि आइजू के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो वो इसीलिए मेरी बुक्स नहीं पढ़ पाया होगा। और आखिरकार पता नहीं मैं क्या ही एक्सपेक्ट करने लग गई थी। और तभी हमें सुजुका का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे हमेशा बुली किया जाता था क्योंकि वो बुक की मदद से बात करती थी और उसकी माँ भी इसी वजह से उसे काफी मारती थी। और तभी सुजुका सोचती है कि किसी के पास भी मेरे जैसे पागल से बात करने का टाइम नहीं होगा। और तभी आइजू सुजुका से लाइब्रेरी में मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम मुझे जो बुक्स देती हो अपनी, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी आइजू उसके फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहता है और एक फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए कहता है, जिसमें सुजुका की फर्स्ट बुक होती है। तभी आइजू कहता है कि इस ऐप में तुम जब भी किसी टेक्स्ट को क्लिक करोगी और वो टेक्स्ट जो स्पीच की हेल्प से एक साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी सुजुका सोचती है कि क्या सच में इसने मेरे लिए ये सब किया है। तभी आइजू कहता है कि तुम जब भी लोगों से बुक के द्वारा बात करती थी तो तुम उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी, पर अब तुम इस ऐप की मदद से उनसे फेस टू फेस बात कर सकती हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए जोर से बोलना कितना मुश्किल हो सकता होगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहता। मैं तो बस तुम्हारी कम्युनिकेशन दूसरों के साथ आसान बनाना चाहता था और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये चीज तुम्हारी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प करे। तो चलो फिर इसकी मदद से तुम मेरे साथ बात करो। और तभी सुजुका इसके रिप्लाई में आई लव यू कहती है और कहती है कि मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड है। बस मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी सोलमेट है और ये मर जाएगी, ये मैं उसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये उसको कहना है। तभी सुजुका को वो भी आई लव यू कहता है, लेकिन सुजुका कहती है कि पर हम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तभी आइजू कहता है कि अगर ये तकदीर ही हमारे रास्ते में आ रही है तो हमें इसे तोड़ देना चाहिए, तो चलो फिर साथ रहे। और उसे गले लगा लेता है और अगले ही पल आइजू इंदा और हानाजोनो से सुजुका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन मांगता है। और ये सुन के इंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हानाजोनो रोते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें एक नया लव मिल गया है, पर फिर भी तुमने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, तो आखिरकार तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। तभी आइजू कहता है कि आप दोनों चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरी फीलिंग अभी भी आप दोनों के लिए बदला नहीं है, और देखना मैं आप लोगों को बहुत ही खुश रखूंगा, और मैं अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही सुसाइड कर लूंगा। और यही एक सजा है जो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि अपने प्यार करने वाले को हर्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग मान जाते हैं। आइजू दिखाया जाता है जो कि सुजुका को अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी सुजुका अपने फोन के जरिए उन दोनों से मिलने की खुशी जताती है। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं ये तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। तभी आइजू सुजुका को बोलता है कि मैं तुम्हारी फेवरेट नॉवल का वॉल्यूम 2 भेज रहा हूँ, जिसमें हमारे क्लासमेट के नेम भी है। तभी आइजू इंदा और हानाजोनो को समझाता है कि सुजुका अपने नॉवल के जरिए लोगों से बात करती है, और आइजू बताता है कि ये एक लाइब्रेरियन है और इसको बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है। तभी आइजू सुजुका की कुछ हरकतों के बारे में बताता है कि जैसे वो खुश होती है तो वो उछलती है, और जब वो डरी हुई होती है तो उसके पैर दोनों मुड़े होते हैं। और वो क्यूटनेस के बारे में बताता है, जब हानाजोनो कुछ सोच रही होती है तो वो अपने मुंह में एक फिंगर डालती है, और उस समय पे मुझे हानाजोनो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और इंदा की बात की जाए तो ये जब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देती है तो ये अपने उंगली से अपने बालों को घुमाने लगती है। और तभी वो तीनों सोचती है कि आखिर ये हमारे बारे में कितनी चिंता करता है। और इसके बाद आइजू इंदा और हानाजोनो के साथ की हुई किस के बारे में बात करने लगता है, और इसके बाद वो दोनों शर्मा जाते हैं। और तभी सुजुका कहती है तो इसका मतलब तुमने पहले ही किस कर लिया है। और सुजुका इसके बाद और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। तभी
हाना जोनू कहती है कि तुम्हें भी आइजू को किस करना है और तभी सुजुका बोलती है मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मुझे पवित्र रहना है, तुम मुझे माफ करना। और तभी आइजू कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि जब तुम किस देने के लिए राजी होगी मैं तभी तुम्हें किस करूंगा, बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि इंदा और हाना जोनू दोनों आइजू को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं और आपस में लड़ती भी है और सुजुका ये सब देख के चुपचाप खाना खाना शुरू करती है। और तभी वो दोनों आइजू से बात करने के लिए फिर से लड़ने लगते हैं और तभी आइजू कहता है कि प्लीज अपने पर्सनल स्पेस का ध्यान रखो, नहीं तो तुम दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर लोगी। और तभी आइजू कहता है कि सुजुका बहुत ही ज्यादा चुपचाप बैठी है और लगता है अभी इसे इन दोनों की आदत नहीं पड़ी है। और इसके बाद आइजू सभी को ऑटमेट खेलने के लिए कहता है। तभी आइजू कहता है कि हम इस बार इसमें एक पेनल्टी भी ऐड करेंगे और जो भी हारेगा उसे विनर गुदगुदी करेगा। तभी आइजू सोचता है कि किसी के भी इमोशन को रिवील करने का एक रास्ता है और वो है उसे हंसाना। और ये सुन के वो तीनों आइजू को गुदगुदी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और पहला राउंड स्टार्ट होता है जिसमें आइजू तो जीत जाता है लेकिन इंदा हार जाती है और वो कहती है तो चलो मुझे फिर गुदगुदी करना स्टार्ट करो। और तभी हाना जोनू कहती है कि कम से कम अपनी खुशी को छुपाने की तो कोशिश करो। और लिटरली भाई यहाँ पे मुझे फिर हंसी आ जाती है और आइजू फिर उसे गुदगुदी करना स्टार्ट करता है और इंदा वहाँ पे अपने इमोशंस को छुपाती है। और इसके बाद इंदा जमीन पे लेट जाती है। तभी आइजू कहता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। और फिर हम दूसरा राउंड देखते हैं जिसमें आइजू फिर से जीत जाता है और इस राउंड में हाना जोनू हारती है और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपना कोट हटा के कहती है कि प्लीज आराम से करना। और तभी इंदा उसका कोट के बटन लगाती है और कहती है कि ये इलीगल है। और इसके बाद आइजू उसे भी गुदगुदी करना स्टार्ट करता है और इससे हाना जोनू के भी इमोशंस जागने लग जाते हैं और वो आइजू को रोक देती है। और तीसरे राउंड में आइजू फिर से जीत जाता है और इस बार सुजुका हार जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आइजू चीटिंग कर रहा है गेम में। और तभी आइजू मन में सोचता है कि मैं तो इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था और मैं ये देखना चाहता हूँ कि सुजुका हंसते हुए कैसी लगती है। और हम देखते हैं कि आइजू जैसे ही उसे गुदगुदी करना स्टार्ट करता है वो अपने इमोशन को फोन की मदद से बताना शुरू करती है। और तभी आइजू सोचता है कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था बट ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है, तो मैं इसे फिर से गुदगुदी करूंगा। और इसके बाद हाना जोनू और इंदा बात कर रहे होते हैं तो देखा जाए तो ये सबसे शांत वे है हंसने का, तो वो दिल से हंस रही है और आइजू एक बार भी नहीं हारा तो उससे गुदगुदी करवाने का तो मिशन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट मिशन है कि अब मैं उसे गुदगुदी करूंगी। और अगले राउंड में हम देखते हैं कि आइजू हार जाता है और सुजुका जीत जाती है। और जब सुजुका आइजू के पास जाने लगती है तब इंदा और हाना जोनू उससे काफी ज्यादा जेलस होते हैं। और तब हम देखते हैं कि सुजुका के सिर्फ एक उंगली टच करने से ही आइजू काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। तभी हाना जोनू सोचती है कि आखिरकार ये क्या कर रही है, इसके पास अच्छा मौका था आइजू को टच करने का बट ये ऐसा क्यों नहीं कर रही। तो क्या इसका यही शाय और डरपोक नेचर है जिसके कारण आइजू इससे अट्रैक्ट हुआ है। ये तो सच में बहुत ही कमाल की और क्यूट है और इससे कोई भी बहुत ही जल्द नेचुरली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब तो एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आ गया है जो कि इंदा से भी काफी खतरनाक है। तो इसके बाद आइजू वॉशरूम जाता है और तभी इंदा सुजुका से पूछती है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम हमारे सामने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहती। तभी सुजुका कहती है कि ये सच नहीं है और तभी इंदा कहती है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम ही हो जो कि आइजू से थोड़ा डिस्टेंस बना के रह रही है, तुमने उसे सिर्फ टच ही किया है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम भी उसे गुदगुदी करना चाहती थी, तो आखिरकार तुम अपने आप को बेवकूफ शो क्यों कर रही हो। तभी हाना जोनू कहती है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम उसे डरा रही हो। तभी हाना जोनू कहती है कि मैंने ऐसा कब किया। तभी सुजुका कहती है कि आप दोनों आइजू के पहले प्यार हो और मैं न्यू हूँ तो मुझे अभी तुम दोनों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तभी इंदा कहती है तो तुम एक चीज जान लो कि तुम भी अब आइजू की गर्लफ्रेंड हो तो अब तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और मुझे तो तुम पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम जो कहना चाहती हो तुम वो नहीं कह रही हो। तभी हाना जोनू कहती है कि देखो ये कह भी कौन रहा है जो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की जगह लड़ना पसंद करती है। तभी इंदा कहती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम मेरे से लड़ाई करना चाहती हो। तभी सुजुका माफी मांगती है और तभी इंदा कहती है कि यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम लड़ती क्यों नहीं। तभी सुजुका कहती है कि अगर आप यही चाहती हो तो मैं आपसे अपनी दिल की आवाज सुनूंगी। सच्चाई तो ये है कि पहले मुझे डर लग रहा था। और तभी इंदा कहती है कि क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ। तभी सुजुका कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हाना जोनू अपने आप को इतने अच्छे मैनर्स में प्रेजेंट करती है और वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और उनके पास फिजिकल चार्म भी है और इंदा काफी ज्यादा सुंदर है, उसका फेस इस तरह है जैसा बहुत से लोग चाहते हैं। तो क्या मैं उस टाइम आप दोनों के सामने खड़ी भी रह सकती हूँ जब आइजू हम तीनों
तीनों को कंपेयर करेगा तो मुझे उसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता है। और तभी इंदा और हानाजोनु सोचते हैं इसने जो भी कहा वो कितना ज्यादा कमाल था। और दूसरी तरफ सुजुका कहती है मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जो कि एक बच्चे की तरह दिखती है और मेरी पर्सनैलिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और इंदा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, तुम छोटी और प्यारी हो और एक लड़की में ये क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो मैंने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। और तभी हानाजोनु कहती है सही कहा, इंदा तो हमेशा लड़ती रहती है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। और आइजू तो हमारी सोच से भी ज्यादा हमें प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है कि आइजू तुम्हें तुम्हारे बारे में सारे अच्छे पॉइंट बताएगा जो कि उन्हें पसंद है। तभी इंदा कहती है कि मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें हमारे सामने अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आइजू को जो भी कहना चाहती हो वो कह सकती हो। और फिर वो तीनों दोस्त बन जाते हैं और हमें आइजू दिखाया जाता है और वो सोचता है ये तो उससे भी अच्छा गया जैसा मैं सोच रहा था। और इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है और वो देखता है कि इंदा किसी कारणवश गुस्सा हो रही थी और आइजू सोचता है कि इंदा आखिरकार गुस्सा क्यों हो रही है। और इससे पहले कि अगर यहाँ पे कोई लड़ाई हो मुझे वो लड़ाई रोकनी होगी, बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और आखिरकार मैंने ये गेम क्यों स्टार्ट की थी, अगर ये लोग हर वक्त पे लड़ाई करते रहेंगे और अगर मैं इसी तरह से हर वक्त चिंता में रहूंगा तो ये लोग वो नहीं बोल पाएंगे जो ये लोग कहना चाहे और हमेशा लड़ते रहेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लोग हिम्मत करके आपस में बात करें तो इसके लिए मुझे इन तीनों को स्पेस देना होगा। तभी आइजू रोते हुए कहता है कि मैंने जैसा सोचा था कि इंदा सुजुका के लिए गुस्सा थी, ना कि सुजुका पे गुस्सा थी। और हानाजोनु ने भी बीच में आके सुजुका को इंदा के गुस्से से बचा लिया। तभी आइजू के वापस आते ही इंदा कहती है कि हम पुरानी पेनल्टी को दोबारा करना चाहते हैं। तभी आइजू पूछता है कि हम वो दोबारा क्यों करेंगे। और तभी इंदा कहती है कि जो तुम्हें सुजुका ने टच किया था उसको माना नहीं जाएगा और सुजुका तुम्हें फिर से अच्छी तरीके से गुदगुदी करेगी। और तब हानाजोनु भी इस बात पे एग्री करती है और इस बात के लिए सुजुका से पूछती है। तभी सुजुका सोचती है कि ये दोनों तो मेरी मदद कर रहे हैं तो मुझे इनकी उम्मीदों पे अब खड़ा उतरना होगा। तभी सुजुका कहती है कि मैं तुम्हें आइजू किस करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी सुजुका बताती है कि जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं शादी के बाद ही किसी को किस करूंगी, तो ये मैंने झूठ कहा था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं तुम्हें असलियत में किस करना चाहती हूँ। और तभी आइजू कहता है कि ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तभी आइजू सुजुका के सर पे हाथ रखता है और इसके बाद फाइनली आइजू सुजुका को किस करता है और वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और ये देख के हानाजोनु और इंदा भी काफी ज्यादा ब्लश करती है। और तभी हानाजोनु कहती है कि तुमने ही सुजुका को अपनी दिल की बात कहने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। और तभी इंदा कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, और वो भी आइजू को किस करने के लिए कहती है और आइजू भी इसके लिए मान जाता है। और तभी हानाजोनु कहती है जो मैंने तुमसे पूछा और सुजुका ने भी तुमसे पूछा तो क्या मेरा पूछना तुम्हारे लिए फीका था। तभी आइजू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सुजुका तुम और इंदा तीनों मेरे लिए दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट गर्ल हो। और वो दोनों भी किस कर लेते हैं और इसके बाद हानाजोनु भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। और आइजू फिर इंदा को भी किस करने के लिए कहता है। और तभी इंदा कहती है कि अगर तुम इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंदा धीरे धीरे फिर से आइजू की तरफ बढ़ने लगती है। और भाई ये सीन भी देख के मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आता है। और तभी आइजू इंदा को गले लगाते हुए कहता है कि इंदा तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और तभी इंदा शर्मा के आइजू को दूर कर देती है और आइजू फिर से इंदा की तारीफ करने लगता है। और तभी इंदा उसे मारने लगती है, लेकिन आइजू उसे फिर से किस करने के लिए कहता है और वो इसका जवाब भी पूछता है। और इसके बाद इंदा भी उसे किस करने के लिए मान जाती है। और इसके बाद वो तीनों ही शर्माने लग जाते हैं। उनका रिजल्ट आ गया था जहाँ पे हानाजोनु, सुजुका और इंदा आइजू का वेट कर रहे थे। तभी हानाजोनु कहती है कि क्या वो कुछ टाइम के लिए अपने फोन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी सुजुका कहती है कि उन्होंने कहा है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू कहता है उस फोन में हमारी सारी पिक्चर्स है और इसीलिए वो मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और जैसे ही आइजू क्लास में पहुँचता है तभी वो देखता है कि एक लड़की क्लास में बैठ के काम कर रही थी और कहता है ये पक्का EI होगी। और आइजू तभी अपना फोन उठाता है और EI को भी कहता है रिजल्ट देखने के लिए। तभी EI कहती है कि इन सब में बस टाइम वेस्ट होता है और वैसे भी मैंने टॉप ही किया होगा तो इसीलिए रिजल्ट देखना बेकार है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ आंख मिलाते हैं तभी वो सोलमेट वाला करंट फिर से उनको फील होता है। तभी आइजू कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोनों मिल के साथ चल के रिजल्ट देखे, लेकिन EI फिर से मना कर देती है और आइजू वहाँ
वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हानाजोनो को 25, सुजुका को 45, इंदा और आइजू को 87 और 88 रैंक आई थी। फिर इसके बाद आइजू सबको शाबाशी देता है और तभी आइजू देखता है कि ईआई ने टॉप किया था और सभी सब्जेक्ट में उसके पूरे नंबर आए थे। तभी आइजू बाकी सबसे ईआई के बारे में पूछता है और तभी इंदा कहती है कि मैंने कभी उससे बात तो नहीं की, पर मैंने उसके बारे में कुछ सुना है कि वो हर सब्जेक्ट का आंसर हमेशा सही देती है और सभी लोग उसे एक हाईली एडवांस एआई कहते हैं। तभी हमें बायोलॉजी का लैब दिखाया जाता है जहाँ पे ईआई के साथ आइजू को पार्टनर बना दिया जाता है और सुजुका, हानाजोनो, इंदा एक साथ होते हैं। तभी आइजू देखता है कि ईआई प्रैक्टिकल के डायग्राम को बुक में से देख के कॉपी पे बना रही थी, लेकिन आइजू से मना करता है और तभी ईआई कहती है कि ये रिजल्ट माइक्रोस्कोप से बेटर है। तभी आइजू कहता है कि फिर प्रैक्टिकल का मतलब ही क्या रह जाएगा। तभी ईआई कहती है कि प्रैक्टिकल एकदम मीनिंगलेस होता है और साइंटिस्ट ने कहा है कि उनके रिसर्च को दोबारा से दोहराना टाइम का वेस्टेज कहलाता है। और तभी आइजू टीचर को देख के ईआई को प्रैक्टिकल करने के लिए कहता है और तभी ईआई माइक्रोस्कोप की मदद से बुक में देखती है। तभी आइजू कहता है कि तुम क्या कर रही हो और तभी ईआई कहती है कि इस तरीके से अनियन को देखने की जगह टेक्स्ट बुक को देखना ज्यादा बढ़िया लग रहा है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। और तभी आइजू कहता है अच्छा मैं समझा, तो इस वजह से इसे सब लोग एआई कहते हैं। और तभी आइजू की उंगली में एक कट लग जाता है और वो नर्स के पास जाने लगता है। तभी एआई उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और तभी आइजू पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि स्लाइवा में एंटी माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं, तो इसी कारण तुम्हें एक स्मॉल से कट के लिए डिसइंफेक्टेंट एंटीडोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी आइजू उसे थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए और उसे एक सोडा ऑफर करता है, लेकिन ईआई मना कर देती है और कहती है कि मुझे अभी प्यास नहीं लगी और वैसे भी सोडा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तभी आइजू कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ। तभी ईआई कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मीनिंगलेस होगा। और तभी आइजू कहता है कि लेकिन अपनी हॉबी और अपने हैबिट के बारे में बताना तो मजेदार होगा ना। तभी एआई कहती है कि मैंने अपना एक भी दिन ऐसे बेकार के कामों के लिए वेस्ट नहीं किया है और इससे ग्रेड और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तभी आइजू कहता है कि पर ग्रेड और परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता। तभी एआई कहती है कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज जो तुम्हारे फ्यूचर को प्रॉफिट नहीं देती तो वो मीनिंगलेस कहलाएगी। तभी आइजू कहता है कि तुम गलत हो और लाइफ का दूसरा मीनिंग ही फन करना होता है। तभी एआई कहती है कि मीनिंग तो केवल हम वैल्यू से डिफाइन करते हैं और वैल्यू सिर्फ तभी हो सकती है जब हमें किसी चीज से फायदा होता हो, चाहे वो मनी, किसी टूल या फिर नॉलेज पे ही डिपेंड करता हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी आइजू कहता है क्या सच में ये मेरी सोलमेट है। तभी हम एआई को देखते हैं जो कि घर पे स्कूल का होमवर्क करते टाइम आइजू को याद कर रही थी। तभी वो सोचती है कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, क्या मैंने उसकी मदद करने के लिए किया या फिर मैं उसे जीतना चाहती थी। आखिरकार ये किस तरीके की फीलिंग है और ये तो एकदम इलॉजिकल है और इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना भी समय की बर्बादी है। और तभी हम देखते हैं कि वो पाई की वैल्यू को लिख के अपने फोकस को रिगेन करती है, लेकिन वो इसके बाद भी ध्यान नहीं लगा पाती। और फिर अगले दिन एआई आइजू को कहती है कि मैंने आखिरी में कंक्लूजन निकाला है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आओ। और आइजू इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी ईआई उससे दूर हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे ही तुम्हें मना करना होगा, तो मैं आज यहाँ पे इस प्यार का अंत करने आई हूँ। तभी आइजू कहता है लेकिन ऐसा क्यों है, हम तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। और तभी ईआई कहती है कि रोमांस केवल शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए होता है और इस टाइम पे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए टीनेजर के बीच में रोमांस करना बिल्कुल ही बेकार होगा और इससे मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। तभी आइजू कहता है कि मैं ये आपको बताना तो नहीं चाहता था, बट मैं पहले भी 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं एक और बार अपना दिल नहीं तोड़वा सकता, तो इसीलिए तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी एआई कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी आइजू कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में रहूंगा तो तुम इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगी और इस तरह मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और अगर मैंने तुम्हें एक दिन में ना मना पाया तो मैं खुद वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू सोच रहा था कि अगर असल में देखा जाए तो मैं पहली बार डेट पे जा रहा हूँ। और तभी ईआई वहाँ पे आ जाती है और आइजू उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो दोनों झूला झूलने जाते हैं और ईआई सोचती है कि आखिरकार इस एक्टिविटी का क्या फायदा है, ये तो टाइम की वेस्टेज है। और तभी आइजू उसे फोटो खींचने के लिए कहता है और उससे कैमरे के बारे में पूछता है। और तभी ईआई कहती है कि इस कैमरे के अंदर ना ही कोई नेगेटिव फिल्म होती है और ना ही ये किसी तरीके के डाटा
डाटा को स्टोर करता है, तो इसीलिए अगर फोटोग्राफ गुम जाती है तो हमारी सारी यादें भी गुम जाती है। तो इसीलिए ये डिवाइस एकदम बेकार है। लेकिन आइजू की बातों को इग्नोर करते हुए फोटो खींच देता है और तभी वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और आइजू वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन ईआई को वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी आइजू उसे कप वाले झूले पे लेके जाता है और उससे उस झूले के बारे में पूछता है। तभी ईआई कहती है कि ये तो एकदम बेकार है, आखिर इस झूले पे गोल गोल घूमने का क्या फायदा है। और इसके बाद वो लोग एक पजल के अंदर जाते हैं और ईआई कहती है कि आखिरकार इतने सारे रास्ते बनाने का क्या फायदा, क्या वो लोग एक सीधा रास्ता नहीं बना सकते थे। और इसके बाद वो दोनों पेरिस व्हील पे जाते हैं और यहाँ पे आइजू पूछता है क्या ईआई तुम्हें हाइट से डर लगता है, और तभी ईआई हाँ कहती है। और तभी आइजू कहता है कि क्या तुम मेरे पास बैठना चाहती हो, और तब ईआई फिर से हाँ कहती है और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। और शाम के टाइम वो दोनों फोटो को डिस्कस कर रहे थे और तभी आइजू कहता है कि देखो तुम इस फोटो में कितना मजा कर रही हो। तभी ईआई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल ही इमोशनलेस हूँ। तभी आइजू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम पे थोड़ा ध्यान दिया था और मैं बहुत खुश हुई ये जान के कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा। तभी ईआई कहती है कि मुझे इससे केवल फन ही मिला है और इससे मैं कोई सी भी वैल्यू अपडेट नहीं कर पाई हूँ, तो इसीलिए ये मेरा मीनिंगलेस डेट है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। तभी आइजू कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी दो लोग सेम नहीं सोचते हैं और मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझसे सच कहा है, तो इसका मतलब है कि ये दिन मीनिंगलेस रहा। तो चलो फिर इन फोटोज को जला देते हैं। और आइजू जैसे ही इन फोटो को जलाने वाला होता है तभी ईआई आइजू के हाथ से फोटो को खींच लेती है। तभी आइजू कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें आज कुछ ऐसा वैल्यूएबल मिला है जिसे तुम खोना नहीं चाहती। और तभी हम देखते हैं कि ईआई अचानक से रोने लगती है और कहती है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। और तभी आइजू कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि अच्छे वक्त का भी मीनिंग होता है और उस वक्त को एंजॉय करना ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। और तभी आइजू एआई को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और तभी एआई उसे प्रपोज करती है और कहती है कि इस रोमांस से मैं वो चीज अपडेट करना चाहती हूँ जो मुझ में मिसिंग थी, और मैं वो मीनिंगफुल टाइम जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और तभी अचानक से ईआई आइजू को खींचते हुए उसे किस कर लेती है और कहती है कि मुझे लगा कि बिना डरे अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही बहुत अच्छा होगा, तो क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी हुई। तभी आइजू मना कर देता है और इसके बाद आइजू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को ईआई के साथ की सारी कहानी बताता है और डरते हुए उन तीनों के सामने ईआई को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। तभी इंदा कहती है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, लेकिन मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद वो तीनों इस बात के लिए मान जाती है। और इसके बाद फिर आइजू एक सेंटी डायलॉग देता है कि अगर मैं तुम लोगों को खुश ना रख पाया तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। तभी ईआई कहती है कि फांसी लगाने से अच्छा तुम्हें जहर पी के मरना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा आसान रास्ता होगा। और इसके बाद वो तीनों भी डेट पे जाने की बात करते हैं और इसके बाद आइजू उन चारों को छुट्टियों पे कहीं ले जाने की बात करता है। और इसके बाद हानाजोनो उन्हें एक पूल पे ले जाने के लिए कहती है। इंदा दिखाई जाती है जो कि एक शॉप में स्विम सूट खरीदने के लिए गई थी और ये इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ये केवल अब तक लड़कियों के साथ ही पूल में गई थी, लेकिन अब उसे आइजू के साथ भी जाना होगा। तभी इंदा एक स्विम सूट उठाती है, लेकिन कहती है कि ये मुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या ये आइजू को पसंद आएगा। और अगले ही पल में हमें पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजू आया होता है और वहाँ पे और भी तीनों लड़कियां आ जाती है और उन्हें देख के आइजू की तो हालत लिटरली खराब हो चुकी थी एकदम। और सुजुका उन दोनों के आगे अपने आप को देख के आइजू को सॉरी कहती है, लेकिन आइजू उसकी तारीफ करता है। और तभी वहाँ पे इंदा भी आ जाती है और इसे देख के आइजू काफी हैरान होता है और कहता है तुम कपड़ा चेंज करने से पहले यहाँ पे आ गई, वापस चले जाना चाहिए तुम्हें यहाँ से, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। तभी इंदा कहती है कि मैं बिना कपड़ों के नहीं हूँ, बस मुझे ठंड लग रही थी, मैं यहीं पे बैठूंगी, तुम चारों जाके पूल में मजे करो। तभी आइजू कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं इस पार्टी को। और तभी इंदा कहती है कि कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तभी ईआई कहती है कि तुम्हें दूसरी जगह पे बैठना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की ज्यादा किरणें आ रही है और वो तुम्हें गर्म रखेंगी। तभी इंदा कहती है थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी ईआई कहती है हम इतने भी क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हारी चिंता करूं। और इसके बाद तभी इंदा ईआई को मारने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो चारों लोग पूल में आ जाते हैं। तभी हानाजोनो आइजू से कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है और कहती है कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो रखा है। और तभी ईआई आती है और आइजू का हाथ अपने एक बॉडी पार्ट पे रख देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तारीफ करो आइजू। और ये देख के हानाजोनो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, और खुद भी वही चीज करने लगती है। और ये देख के लिटरली भाई आइजू की तो हालत ही वहाँ पे
खराब हो जाती है और दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं कि वो बॉडी पार्ट किसका ज्यादा बढ़िया है। और जब दूसरी तरफ आइजू को देखते हैं उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी और वो पानी में बेहोश हो चुका था। तभी वो दोनों आइजू को पानी से बाहर निकालते हैं और हानाजोनो कहते हैं कि हमें इसे सीपीआर देना होगा और सीपीआर देना स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ पे वो सीपीआर देने की जगह उसे किस करने लग जाती है। तभी ईआई हानाजोनो को दूर हटाती है और वो भी सीपीआर देने जाती है, लेकिन वो भी उसे सीपीआर देने की जगह किस करने लग जाती है। लेकिन हानाजोनो फिर से ईआई को दूर हटा के फिर किस करने लग जाती है और हमें दूसरी तरफ सुजुका दिखाई जाती है जो कि पानी में बह के दूसरी तरफ आ चुकी थी और मदद के लिए ये फोन के जरिए आवाज निकालती है, लेकिन इसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता और इसकी ट्यूब भी फट जाती है, लेकिन ये किसी तरीके से किनारे पे आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पे अकेली हो जाती है। और दूसरी तरफ हानाजोनो और ईआई उसे सीपीआर दे ही नहीं पा रहे थे और फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक मेल लाइफ गार्ड को बुला के लाएंगे और वो उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में कुछ लड़के उन दोनों को छेड़ने लग जाते हैं। तभी एक लड़का हानाजोनो की बॉडी को टच करने वाला होता है और कहता है ये मेरा सपना था बचपन से, लेकिन तभी ईआई बीच में आके उसे रोक लेती है और इसे एक पंच करके नीचे गिरा देती है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और ईआई को कहते हैं तुम्हें क्या लगा, तुम लड़की हो तो बच जाओगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि हानाजोनो और ईआई वहाँ पे फंस चुके लड़कों के बीच में। सुजुका दूसरी तरफ खो चुकी है और इंदा एक साइड में अकेली बैठी हुई है और दूसरी तरफ आइजू जो कि मरने की कगार पे आ चुका है। तभी ईआई कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और वहीं दूसरी तरफ हानाजोनो को मेल लाइफ गार्ड को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन हानाजोनो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी ईआई कहती है कि तुम आइजू के साथ ज्यादा लंबे समय से हो तो तुम्हारी चिंता उसको ज्यादा होगी, लेकिन तभी हानाजोनो कहती है कि हम दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और तभी ईआई कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी हानाजोनो कहती है कि ये सभी को पता है कि तुम आइजू को ज्यादा लंबे टाइम से डेट नहीं कर रही, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता। तभी वो लड़का हानाजोनो को गलत जगह पे टच करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आइजू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये क्या कर रहे हो। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम साइड हट जाओ, इसने मेरी दोस्त को मारा है। तभी हानाजोनो कहती है क्योंकि उसने मुझे पकड़ने की कोशिश किया था इसलिए मैंने उसे मारा। तभी वो लड़का कहता है कि किसने कहा हमें एक लड़के के साथ वो सब चीजें करना है, और वैसे तुम्हारी इन दोनों में से गर्लफ्रेंड कौन है, उसे लेके जाओ यहाँ से। और तभी आइजू कहता है कि ये दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वो बंदा कहता है तुम्हें लगता है मैं इस बात पे यकीन करूंगा। और तभी आइजू कहता है ये दोनों सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। और तभी वो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को किस करके दिखाओ। तभी वो मन में सोचता है अब ये फंस गया क्योंकि ये अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की को किस तो नहीं कर सकता। तभी आइजू कहता है बंद करो ये सब, मैं तुम्हारे सामने किस क्यों करूँ क्योंकि ये कोई शो थोड़ी ना चल रहा है। तभी ईआई आती है और आइजू को पकड़ के उसे किस कर लेती है और दूसरी तरफ हानाजोनो भी यही करती है। तभी ईआई कहती है कि अच्छा अब तो तसल्ली हो गई ना। और दूसरी तरफ हानाजोनो भी बोलती है कि हम दोनों ही इसके गर्लफ्रेंड है। तभी वो बंदे सोचते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसे हैं, और ये हरकतें देख के वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हानाजोनो आइजू को कहती है कि तुम उठे कैसे और हम दोनों को ढूंढे कैसे। तभी हमें इंदा दिखाई देती है और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंदा ने देखा था कि हानाजोनो और ईआई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी इंदा आइजू को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि आइजू एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था, और तभी वो वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हो और हानाजोनो और ईआई वहाँ पे मुसीबत में है। और ये सुनते ही आइजू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और भागते हुए उन दोनों के पास जाता है। तभी प्रेजेंट में आइजू कहता है तो ये हुआ था। तभी आइजू ईआई को कहता है कि हानाजोनो को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, बट अपने आप को भी ऐसे रिस्क में मत डाला करो क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और तभी ईआई हानाजोनो की बात को याद करती है कि तुम अभी आइजू को ज्यादा नहीं जानती। तभी इंदा पूछती है कि सुजुका कहाँ गई, और तभी हानाजोनो बताती है जब से हम पुल से बाहर निकले हैं हमने उसे नहीं देखा। ये सुन के आइजू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वो अभी भी वहीं पर है, और उसे तो तैरना भी नहीं आता, और भागते हुए उसको ढूंढने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ सुजुका जो कि फोन की मदद से अभी भी मदद मांग रही थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ आइजू जो कि चिल्ला चिल्ला के सुजुका को ढूंढ रहा था। सुजुका अपना हाथ हिला के आइजू को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आइजू उसे नहीं देख पाता। और तभी सुजुका सोचती है कि अब मुझे अपने ही आवाज से उसे बताना होगा, लेकिन मेरी आवाज काफी धीमी है और शायद उसे सुनाई भी नहीं देगा। तभी सुजुका हिम्मत रख के अपनी आवाज निकालती है और आइजू बोलती है और आइजू उसे सुन भी लेता है। तभी आइजू उसे देखते हुए कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, और उसे उठा के ले जाने लगता है। और जाते वक्त सुजुका उसे किस कर लेती है और आइजू का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो थोड़ा देख के किस किया करो। तभी इसके बाद आइजू बताता है कि मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ और इंदा भी मेरे साथ ही ब्रेक लेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आइजू इंदा को कहता
कहता है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब मैं हानाजोनो और एआई से बात कर रहा था तो तुम उन दोनों की चेस्ट देख रही थी। तभी इंदा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी आइजू कहता है कि चेंजिंग रूम में तुम कॉन्फिडेंट नहीं थी अपना स्विमसूट दिखाने के लिए, यही बात है ना। और तभी इंदा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच में ठंड लग रही है। और तभी आइजू कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने मेलन सोडा क्यों मंगवाया है। और इंदा वहीं पे फंस जाती है। और तभी आइजू कहता है कि वो दोनों सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग है और तुम दोनों इंदा और सुजुका एक हाई स्कूल के मुताबिक बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और वो जो दोनों है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी इंदा कहती है कि सुजुका अलग है, वो छोटी और क्यूट है, मैं तो बहुत ज्यादा लंबी हूँ और उतनी क्यूट भी नहीं हूँ। और तभी आइजू से खड़ा होने के लिए कहता है और जैसे ही वो खड़ा होती है तभी उसका कपड़ा उतार देता है आइजू। और ये देख के इंदा उसे काफी ज्यादा मारती है, लेकिन आइजू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान खड़ा था और कहता है कि तुम तो इस स्विम सूट में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। और तभी उसे हग करते हुए कहता है क्या तुम बता सकती हो कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा दिल काफी तेज धड़क रहा है। तभी इंदा आइजू को कहती है कि तुम्हारा दिल मेरे दिल से ज्यादा तेज धड़क रहा है। तभी आइजू कहता है कि मैं तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज हूँ कि हम दोनों आपस में दोनों की दिल की धड़कन काफी अच्छे से सुन सकते हैं और ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बात ये नहीं होती कि कौन कितना ज्यादा सुंदर है या फिर कौन बेकार, तुम सभी बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और अट्रैक्टिव हो। और ये देख के इंदा काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और ऐसा देख के आइजू उसे किस करने के लिए जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मन में दोनों आपस में लव यू बोलते हैं। फिर इसके बाद वो दोनों भी पूल में जाने लगते हैं और तभी हानाजोनो कहती है कि तुम्हारा स्विमसूट तो काफी ज्यादा क्यूट सा है। और तभी इंदा कहती है कि नहीं ऐसा भी नहीं है। तभी आइजू कहता है तो चलो अब तो हम सभी साथ है, तो चलो अब पूल डेट शुरू करते हैं। और इसके बाद एक एक करके आइजू सभी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड और मजे करता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और लड़कियां आइजू को कहीं पे लेके जा रही होती है, तभी रास्ते में आइजू को एक लड़की दिखती है और जैसे ही दोनों का आई कांटेक्ट होता है फिर से वो सोलमेट वाला करंट उनके बीच में दौड़ता है और इसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं। और अगले दिन केमिस्ट्री लैब के पास आइजू फिर से आता है और कहता है कि वो मेरी सोलमेट थी। और जैसे ही वो अंदर चेक करता है वहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है और वो लड़की आइजू से उसका नाम पूछती है। तभी आइजू उसे अपना नाम बताता है और तभी लड़की अपना नाम बताती है याकुजन कुसेरी। और तभी वो आइजू को एक ड्रग ऑफर करती है, लेकिन आइजू उसे मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ा देती है। और तभी आइजू कहता है कि मैं यहाँ पे क्लब ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी याकुजन कहती है कि यहाँ पे ताका झाकी मत करो और तभी आइजू उसकी ड्रिंक पीने लगता है। तभी याकुजन आइजू को एक नई चीज दिखाती है और ये चीज उसी ने क्रिएट की थी। तो मैग्नेट किसी भी मेटल के पास लेके जाए तो वो मेटल उसमें चिपक जाता है और उसी तरीके से इस ड्रग को पीने से तुम्हारी बॉडी मेटल की तरह बन जाएगी। तभी वो बोलती है कि चलो तो इसे एक बार पी के ट्राई करो और आइजू हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं इसे पी के ट्राई करूँ। तभी याकुजन कहती है कि अगर जब तक पियोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, और आइजू को ड्रिंक पिला देती है। और इसके बाद आइजू बोलता है कि मेरी बॉडी तो सच में मैग्नेट की बन चुकी है और तभी बताती है कि इसे पीने के बाद तुम्हें 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन झेलना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहना। और तभी आइजू कहता है कि तुमने मुझे ये क्या पिला दिया। और तभी कुसूरी कहती है कि अगर मैं ये अपोजिट वाला ड्रिंक पी लूं तो अपोजिट अट्रैक्ट होगा। और तभी आइजू कहता है कि ये एंजल है कौन। कुसूरी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैं तुमसे अलग नहीं हो पा रही, बट कोई बात नहीं क्योंकि इसका इफेक्ट 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। तभी कुसूरी कहती है कि रुको, मुझे बहुत देर टॉयलेट आ रहा है। और तभी आइजू कहता है कि क्या तुम मुझसे चिपक के ही कर दोगी। तभी वो कहती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं डायपर पहनती हूँ। और इसके बाद वो बोलती है कि अब मैं रुक नहीं सकती और आइजू काफी तेज चिल्लाता है। तभी कुसूरी कहती है कि 10 मिनट हो गए, तो देखा ना आइजू केमिस्ट्री कितनी बढ़िया चीज है। कुसूरी बताती है कि मुझे ड्रिंक्स बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तभी आइजू मन में सोचता है कि इसे सच में ये काम बहुत पसंद है, लेकिन तभी वो सोचता है वेट, मैं तो यहाँ पे अपनी सोलमेट ढूंढने आया हूँ, फिर भी मुझे इसको देख के इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है। और तभी कुसूरी कहती है क्या तुम मेरी क्यूटनेस पे मर रहे हो ना। और तभी कुसूरी कहती है कि जो ड्रिंक तुमने पी थी वो एक लव पोशन था। और इसके बाद आइजू शॉक्ड हो जाता है और तभी कुसूरी कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो और आई लव यू आइजू कहती है और मन में सोचती है कि मैंने इसे लव पोशन पिलाया है तो ये मुझे मना नहीं कर पाएगा। और जैसे आइजू की तरफ देखती है तो वो उल्टी कर रहा होता है। तभी कुसेरी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें एक लड़की ने प्रपोज किया है और तुम ये कर रहे हो। तभी आइजू कहता है ये देखो, बोल भी कौन रहा है जिसने हक करते हुए टॉयलेट कर दिया। और वो कहता है कि मैं लव पोशन को
निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी कुसेरी कहती है कि मुझे लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता और रोने लग जाती है। और तभी आइजू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करूँ वो भी किसी ड्रग के कारण तो ये फीलिंग्स नहीं होती। और इसके बाद आइजू को कुछ होने लगता है और तभी कुसूरी सोचती है कि कहीं मैंने ये ड्रग ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना दिया। और इसके बाद कुसूरी एक दूसरा ड्रिंक ला के देती है और कहती है कि तुम ये ड्रिंक पी लो, इससे लव पोशन का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन आइजू वो ड्रिंक पीने के हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो कुसूरी कहती है कि अब कोई रास्ता नहीं है और इसके बाद वो खुद ड्रिंक पी लेती है और आइजू को किस करते हुए उसके मुंह में डाल देती है ड्रिंक। और इसके बाद आइजू ठीक हो जाता है। और तभी कुसूरी कहती है कि ड्रग का असर तो अब खत्म हो गया है। तभी आइजू कहता है लेकिन फिर भी तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और दोनों आपस में काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। तभी कुसूरी आइजू के सामने झुक के आई लव यू बोलती है और कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तभी आइजू कहता है कि प्लीज अपना सर ऊपर करो। और तभी इसकी बॉडी बड़ी होने लगती है और ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसके साथ कल सोलमेट वाला करंट दौड़ा था आइजू के सामने। और ये देख के आइजू काफी हैरान हो जाता है। और तभी कुसूरी बताती है कि जब मैंने तुम्हें न्यूट्रीलाइजर पिलाया तो शायद मैंने भी पी लिया होगा। वैसे मैं असलियत में ऐसी दिखती हूँ बट एक ड्रग की वजह से मैं छोटी हो जाती हूँ। और वैसे मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री लैब की प्रेसिडेंट भी। और तभी आइजू मन में सोचता है ये तो सीनियर है और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा। और तभी आइजू भी नीचे झुकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आइजू फिर से उन चारों के सामने कुसूरी की कहानी बताता है और पूछता है क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। इंदा कहती है कि अपने बारे में कुछ और बताओ। और तभी कुसूरी बताती है कि मुझे ड्रग्स बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी इंदा पूछती है क्या ये ठीक तो है ना। तभी आइजू बताता है कि ये ऐसी केवल ड्रग्स पीने की वजह से हुई है, वैसे तो ये एक 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तभी कुसूरी बताती है कि मैं तुम सबके लिए भी ड्रग्स लेके आई हूँ, इंदा के लिए ब्रेस्ट बढ़ाने का ड्रग। तभी इंदा गुस्से में कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी कुसूरी कहती है तो तुम्हें नहीं चाहिए तो ट्विस्टिफाई मेडिसिन कैसा होगा। तभी इंदा गुस्से में कहती है तुम चाहती क्या हो। और वो 1-2 पोशन और दिखाती है। और इसके बाद इंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता कैसे चला। तभी कुसूरी कहती है कि आइजू से। और इसके बाद इंदा आइजू को मारने लगती है। और तभी कुसूरी कहती है कि रुक जाओ, आइजू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि वो काफी ज्यादा सुंदर है और भोली और क्यूट है। इसके बाद इंदा आइजू से माफी मांगने लगती है और गले मिलती है। फिर इसके बाद कुसूरी हानाजोनो को देती है हॉट स्टफ मेडिसिन और इससे वो और भी ज्यादा हॉट बन जाएगी। और मन में सोचती है कि इससे मैं आइजू को और भी ज्यादा दीवाना बनाऊंगी और पूरी ड्रिंक पी जाती है। और तभी उसके शरीर पे पसीने आने लगते हैं और उसके पूरे कपड़े पिघलने लगते हैं। तभी कुसूरी कहती है कि इस ड्रग से कपड़े पिघल जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। तभी आइजू उसे अपना कपड़ा दे देता है। और तभी हानाजोनो कपड़े पहनते टाइम सोचती है कि इसमें से तो आइजू के पसीने की स्मेल आ रही है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी कुसूरी कहती है कि सुजुका के लिए बन फैन मेडिसिन। और सुजुका भी पूरा पी लेती है और उसके बाद 2 कान आ जाते हैं उसके एक्स्ट्रा। और ये देख के आइजू कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और तभी आइजू उसके कान टच करता है और ये सुजुका को काफी बढ़िया लग रहा था। और ईआई के लिए हेयर कंट्रोल मेडिसिन। और ये देख के ईआई भी काफी इम्प्रेस होती है और अपने बालों से आइजू का मुंह साफ करती है और उसे अपने क्लोज लाके उसे किस कर लेती है। तभी कुसूरी कहती है कि इस मेडिसिन का असर केवल 10 मिनट तक होता है और दोबारा पीने पे टकला होने का खतरा होता है। तभी ईआई कहती है कि टकला होने के बाद मुझे बाल का केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी आइजू कहता है क्या तुम श्योर हो। तभी ईआई कहती है कि क्या तुम्हें मैं तभी भी पसंद आऊंगी आइजू। और तभी आइजू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम मोटी हो जाओ या फिर टकली हो जाओ मुझे तुम हर वक्त पसंद आओगी। तभी कुसूरी बताती है कि उसका सपना है कि वो रिसर्जन ज्वाइन करे और बहुत सारे ड्रग्स बनाए। तभी कुसूरी को अचानक से बहुत तेज टॉयलेट आता है और वो टॉयलेट के लिए जाती है। और तभी हानाजोनो कहती है कि मैं सबके लिए चाय निकाल देती हूँ। तभी कुसूरी बताती है कि आइजू के लिए अलग है और बाकी सभी लोगों के लिए अलग है, ध्यान रखना इसका। तभी आइजू कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी कुसूरी कहती है कि लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग है और ये कहते ही निकल जाती है वहाँ से। और तभी कुसूरी वापस आती है और जैसे ही चाय पे उसका ध्यान जाता है तो वो हैरान होते हुए कहती है कि ये वाली तो आइजू के लिए थी, तो जल्दी से सभी अपने मुंह में से चाय को बाहर निकाल दो। तभी आइजू कहता है कि ये तो केवल डिफरेंट फ्लेवर वाली चाय है तो इसमें क्या हो गया। तभी कुसूरी
कहती है कि ऐसा नहीं है, ये चाहे जो भी पिएगा वो केवल किस ही करते रह जाएगा, जो कि तुम्हें देनी थी ताकि तुम मुझे किस कर सको, और मैं तुम्हें सच में किस करना चाहती थी। तभी आइजू कहता है कि तुम्हें मुझे किस करने के लिए कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, और ये सुनते ही कुसूरी आइजू से चिपक जाती है और किस करने वाली होती है। और तभी पीछे से इंदा आती है और वो कुसूरी को उठा के फेंक देती है और उन चारों पे चाय का असर होने लगता है और वो चारों आइजू को किस करने के लिए जाते हैं। और तभी कुसूरी सोचती है कि फिर से मैंने गड़बड़ कर दिया और हमेशा यही होता है, और तभी आइजू को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी कुसूरी बताती है कि ये ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। तभी आइजू कहता है कि तुम चाहती थी मैं ऐसा बन जाऊं। तभी कुसूरी बताती है कि केवल लड़कियों पे इस टाइप का असर करता है, लड़कों पे नहीं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, एक किस ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और अगर ये तुम्हें पकड़ लेंगे तो हमेशा तुम्हें किस करते ही रहेंगे। तभी आइजू मन में सोचता है फिर तो ये जन्नत जैसा होगा। तभी कुसूरी बताती है कि अगर इन्हें मेडिसिन नहीं दिया तो ये हमेशा ऐसे ही बन जाएंगी। तभी आइजू पूछता है कि कितने देर में इनके शरीर में मेडिसिन पूरा फैल जाएगा। तभी कुसूरी बताती है कि सिर्फ 1 घंटे में। और तभी आइजू कहता है तो हमें जल्दी से इन्हें मेडिसिन देना होगा। आइजू और कुसूरी केमिस्ट्री लैब की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि लड़कियों को ठीक करने की मेडिसिन वहीं पे थी। ईआई उन चारों लड़कियों को अलग अलग होने के लिए कहती है, और भागते वक्त आइजू भी कुसूरी को कहता है कि हम भी अलग हो जाते हैं, और इसके बाद ये दोनों ऐसा ही करते हैं। तभी सुजुका आइजू के पीछे थी और तभी आइजू कहता है कि मैं सही था, ये मेरा ही पीछा कर रही है और ये बाकियों से स्लो है, और जब तक बाकी मुझे पकड़े तब तक मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ। और तभी सुजुका वहाँ पे गिर जाती है और तभी आइजू उसके पास आके पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, और तभी वो उसे उठा के नर्स के रूम में लेके जाता है, लेकिन वो रूम बंद होता है। और इसके बाद आइजू उसे खुद ही ट्रीट करने लग जाता है, और आइजू उस टाइम पे भूल चुका था कि सुजुका के ऊपर मेडिसिन का असर है, और जैसे ही उसे याद आता है तब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। और आप लोग सोच रहोगे कि ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं, तो आप एपिसोड नंबर 7 जाके देखो, उसमें आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सुजुका आइजू को पकड़ के लगातार किस करने लग जाती है और हद से ज्यादा किस करने लग जाती है सुजुका, और आइजू भी भाई इसको एंजॉय तो कर रहा था। इसके बाद तभी आइजू उसे दूर हटाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा, और आइजू सुजुका को कपड़े टांगने वाले हैंगर के ऊपर टांग के चला जाता है। फिर आइजू के पीछे इंदा और हानाजोनु पड़ते हैं और इंदा हानाजोनु को घुमा के सीधा आइजू के ऊपर फेंकती है, और इस कारण आइजू नीचे गिर जाता है और उन दोनों के हाथ से पकड़ा जाता है। और इसके बाद इंदा और हानाजोनु दोनों मिलके बारी बारी आइजू को किस करने लग जाते हैं। तभी आइजू कहता है कि मेरा दिमाग तो एकदम ब्लैंक होते जा रहा है, और ये दोनों सुजुका से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सुजुका और हानाजोनु आपस में लड़ने लगते हैं, और तभी आइजू कहता है कि ये दोनों ज़ॉम्बी बनने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं, और तभी आइजू उन दोनों को पास मिला के आपस में ही किस करवा देता है। और इसके बाद वो दोनों काफी ब्लश करने लगते हैं, और इसके बाद वो दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। और तभी आइजू कहता है कि इन दोनों ने किस करने वाली मेडिसिन पी है, और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी है और हर दिन लड़ते भी रहते हैं। तभी उसको याद आता है और कहता है कि मेरे पास ये सब देखने का टाइम नहीं है और मुझे अभी केमिस्ट्री लैब जाना है। भागते हुए जाता है और जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ पे उसे ईआई देखने को मिलती है, और ये देख के वो तुरंत ही गेट बंद कर देता है। जैसे ही ईआई बाहर आती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि आइजू एक बॉक्स में छुप जाता है। तभी आइजू उसके अंदर कहता है कि मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ये मुझे बहुत जल्द ढूंढ लेगी, लेकिन अभी भी मुझ पे उम्मीद है क्योंकि कुसूरी अगर इस बीच लैब पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे ही वो अपने बगल में देखता है तो वहाँ पे ऑलरेडी कुसूरी बैठी होती है, और ये देख के आइजू काफी तेज चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैंने लैब में जाने का ट्राई किया था बट ईआई ने मुझे देख लिया तो मैं इसलिए यहीं पे आके छुप गई। तभी आइजू कहता है कि ईआई को तो मुझे ढूंढना चाहिए ना क्योंकि वो मुझे किस करना चाहती है, लेकिन तभी कुसूरी कहती है कि उसको पता चल चुका कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। तभी आइजू कहता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और ऐसे में तो वो हम दोनों को ढूंढ लेगी। तभी कुसूरी कहती है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ और मैं तुरंत लैब में चली जाऊंगी। और तभी आइजू कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया भी तो ईआई समझ जाएगी कि मैं उसका ध्यान भटका रहा हूँ और वो तुम्हें पकड़ लेगी। तभी मन में सोचता है आइजू क्या करूँ अब मैं, और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही हो जाएंगी और मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी कुसूरी रोते हुए कहती है कि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, ड्रग्स हमेशा मुसीबत खड़ी करती है और मैंने अपने सारे केमिस्ट्री लैब्स के मेंबर्स को खो दिया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हेट ना करो, और बस बहुत हो गया, अब मैं हमेशा के लिए ड्रग्स बनाना बंद कर दूंगी, मुझे माफ कर दो आइजू। और कुसूरी के पास हमेशा एक रिवर्सिंग मेडिसिन का डोज होता है और तभी आइजू कहता है कि हमें बस एक चाहिए, इससे हम ईआई को ठीक कर सकते हैं। और तभी कुसूरी उसे पीने लग जाती है और तभी फिर चिल्लाते हुए आइजू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और तभी उसके हाथ से मेडिसिन गिर जाता है और तभी कुसूरी कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी आइजू कहता है कि यही तो मैं तुमसे
तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो डोज तो ईआई के लिए था ना। तभी कुसूरी चौंकते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। तभी आइजू कहता है कि यही एक आइडिया ही था। तभी कुसूरी फिर से बड़ी हो जाती है। तभी कुसूरी बताती है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो शायद मैं लैब में इजीली पहुंच जाऊं, क्योंकि ईआई ने मुझे अभी तक नहीं देखा। और तभी वो पूछती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया। तभी आइजू कहता है कि हम बहुत ही ज्यादा करीब है। तभी कुसूरी कहती है कि मेरे पे भी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ईआई को बाहर जाके बांध दूंगी। और इसके बाद कुसूरी बाहर जाती है और ईआई उसे देख के कुछ नहीं करती है। तभी आइजू कहता है कि ये आइडिया तो वर्क कर रहा है। और तभी कुसूरी रस्सी निकालती है, लेकिन ईआई उसे देख लेती है। और तभी कुसूरी बताती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि ईआई कुसूरी को बांध देती है। और तभी आइजू बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वो वहाँ से बाहर भागने लगता है और ईआई उसका पीछा करती है। और आइजू अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन ईआई इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वो दरवाजा ही तोड़ देती है। और आइजू वहाँ से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। और ईआई उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और आइजू फिर से इसमें भी खो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पे कुसूरी आती है और उसे मेडिसिन पिला देती है और कहती है कि जब ये होश में आएगी तो ये पहले जैसी हो जाएगी। और क्या तुमने आइजू इसे प्लान किया था? तभी आइजू कहता है कि मैं इसे प्लान तो नहीं कह सकता, बट मैंने इसका ध्यान भटकाया कि जब तक तुम ठीक हो जाओ। तभी कुसूरी चौंकते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, जब मैं छोटी हुई तो मैं उस रस्सी से अपने आप बाहर निकल गई। और तभी कुसूरी बताती है कि चलो अब बाकियों को भी मेडिसिन दे दे। और तभी वो चारों लड़कियां उठती है। हाना जोनू दिखाई जाती है जो कि अपने मदर के पास जाती है और उसकी मदर उसके कान में कुछ कहती है। और ये सुन के हाना जोनू काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहने के बाद उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। और अगले ही सीन में हमें एक फ्लावर पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और यहाँ पे आने का आइडिया हाना जोनू का ही था। तभी हाना जोनू आइजू को कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हमेशा से आना चाहती है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, बुके टॉस इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तभी हाना जोनू बताती है कि ये पार्क की एक फेमस एक्टिविटी है, जो भी बुकों को कैच करता है उन्हें एक वेडिंग ड्रेस गिफ्ट की जाती है और उसका उसके पार्टनर के साथ एक फोटो शूट होता है। और तभी आइजू कहता है कि हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद कुसूरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तभी हाना जोनू मन में सोचती है कि वेडिंग ड्रेस को पहनना मेरा बचपन से ही सपना था और आज मैं फाइनली उसे सच कर सकती हूँ। और इवेंट स्टार्ट होता है और वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी लड़की बोलती है, बुके को पकड़ लेना ताकि मैं और यू फोटो शूट कर सके। और उसके असिस्टेंट कहते हैं ओके कैप्टन। और तभी आइजू पूछता है कि ये लोग कौन है। और तभी ईआई बताती है कि गोरिल्ला सिंडिकेट ये एक जापानीज बाइक गैंग है। तभी हाना जोनू कहती है कि हम क्यों ना साथ मिलके काम करें और इवेंट जीतने के बाद डिसाइड करें कि फोटोशूट पे कौन जाएगा। और इसके लिए सभी लड़कियां मान जाती है। और तभी आइजू कहता है कि सुजुका को पीछे रहने देते हैं। और तभी इंदा कहती है कि सच में, क्योंकि ये पीछे रह सकती है। और तभी आइजू कुसूरी का नाम लेता है और वो तभी एक मेडिसिन को पी के फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। और तभी आइजू बाइकर गैंग के फ्लैग को देखता है और कहता है कि हमारा भी एक फ्लैग होना चाहिए। और एक टॉवल पे आइजू फैमिली लिख के एक फ्लैग बना लेता है। और ये देख के वो सभी लड़कियां काफी इमोशनल हो जाती है और फिर तैयार होते हैं इवेंट के लिए। तभी एंकर कुछ रूल को समझाता है कि फिजिकल अटैक बैन है और जो बुके को टॉस करेगा वो है फॉर्मल इंटरनेशनल शॉट पुटर। और ये और कोई नहीं, आइजू के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ही होती है। तभी आइजू कहता है कि मुझे पता था कि ये एथलीट है, लेकिन शॉट पुट खेलती थी ये। तभी इंदा कहती है मुझे तो लगता है सभी स्पोर्ट्स खेल सकती है। तभी आइजू कहता है कि ये इंसान ही है ना। तभी टीचर बुके फेंकती है और वो काफी दूर फेंकता है और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तभी वो बाइक वाली लड़की सभी को मारने लगती है और कहती है ये कोई फिजिकल अटैक नहीं है, हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये बाकी लोगों को उठा उठा के फेंकने लगती है और एक बंदा तो हाना जोनू के ऊपर आने वाला था, लेकिन इंदा उसे आके बचा लेती है। तभी वो कहती है कि अगर रूल तुम इस तरीके से बदलोगी तो मैं भी तुम्हारा ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हूँ और मैं भी ये ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम में इतनी ताकत कैसे है। और तभी इंदा कहती है कि मैं इस गोरिल्ला को रोकती हूँ, तुम बस जाके बुके को पकड़ो। और जैसे ही बुके गिरने वाली होती है बाकी के मेंबर्स तूफान ले आते हैं और बुके फिर से ऊपर चली जाती है। और आइजू उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी उसे हवा में कुछ दिखाई देता है और ये और कोई नहीं सुजुका होती है। और ये आइजू के टॉवल की मदद से हवा में उड़ रही थी। और जो तूफान उस गैंग के मेंबर्स ने किया था उस कारण
सुजुका भी उड़ जाती है हवा में और सुजुका हवा में ही उस बुके को पकड़ लेती है और वो तीनों सुजुका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ब्रेस्ट पे टकरा के वो उछल जाती है और तभी आइजू उसे कैच कर लेता है। और ये देखने के बाद वो गोरिल्ला लड़की रोने लगती है और तभी इंदा कहती है कि थैंक्स मुझसे फाइट करने के लिए, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और आइजू कहता है कि हम लोग तो जीत गए। और तभी हानाज़ोनो कहती है कि चलो तो डिसाइड करे कि अब आइजू के साथ कौन पिक्चर क्लिक करवाएगा, और स्टिक निकालती है और कहती है कि जिनके स्टिक के पीछे रेड मार्क होगा वो जीत जाएंगे। और मन में कहती है कि विनिंग स्टिक के पीछे एक छोटा सा कट है, बट अगर मैं पहले ले लूं तो इनको डाउट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले किसी और को चुनने के लिए कहूंगी। और वो ईआई के बारे में सोचती है क्योंकि ये अपने करीब जो स्टिक होगी उसी को चुनने वाली है, और मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। तभी वो ईआई से पूछती है कि क्या तुम स्टार्ट करना चाहोगी, और तभी ईआई कहती है कि मैं उठाऊं, इससे बढ़िया रहेगा कि सभी एक साथ स्टिक उठाए। और ये सुनते ही हानाज़ोनो शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। और इसके बाद सभी लोग स्टिक चुनते हैं और बाई लक हानाज़ोनो ही वो गेम जीतती है। और वहाँ पे कोसूरी रोने लगती है, लेकिन आइजू कहता है कि हम नेक्स्ट मंथ फिर से आ जाएंगे। तभी हानाज़ोनो कहती है किसी और को आइजू के साथ पिक्चर लेनी चाहिए, इससे उन दोनों की यादें ज्यादा होंगी। और बोलती है कि कुसूरी तुम आइजू के साथ पिक्चर क्लिक करवा सकती हो अगर तुम्हारा मन है तो। और कुसूरी उसे हक करती है और थैंक यू बोलती है। और तभी वो चुप हो जाती है और बोलती है कि रहने दो, तुम ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और आइजू दोनों को ही प्यार करती हूँ, तो तुम दोनों को भी एक साथ पिक्चर लेते हुए देखना काफी मजेदार होगा। तभी हानाज़ोनो कहते हैं कि हम सभी लोग एक साथ क्यों नहीं लेते पिक्चर, और फिर इसके बाद वो सभी लोग एक साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं। तभी हानाज़ोनो कहती है कि थैंक यू आइजू, क्योंकि ये मेरा सपना था, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ मुझे एक पिक्चर क्लिक करवाना था, और तुम्हारे साथ मैं शुरुआत से लेकर अभी तक काफी ज्यादा खुश हूँ। ये ऐसा है जैसे कि कोई मैं फैंटेसी लाइफ जी रही हूँ। तभी आइजू कहता है कि मैं भी सेम ही फील करता हूँ, तो तुम्हारा भी थैंक यू। तभी हानाज़ोनो बोलती है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है। तभी आइजू बोलता है कि बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी रिक्वेस्ट को पूरी करूंगा। तभी हानाज़ोनो बोलती है कि तुम प्लीज मुझसे ब्रेकअप कर लो। और तभी अगले सीन में आइजू सोचता है कि हानाज़ोनो ने मुझसे ऐसा क्यों बोला, मुझे उससे ये पता करना ही होगा। और जैसे वो हानाज़ोनो के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वो होती ही नहीं है। और तभी वहाँ पे एक औरत आती है और वो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ से चली गई। मैंने जैसे ही उसे फोटो दिया तभी वहाँ पे एक कार आई और वो उसे लेके चली गई। और आइजू उसे कॉल करता है लेकिन वो लगता ही नहीं है, तो वो सीधा वो हानाज़ोनो के घर पहुँच जाता है। और इतना बड़ा घर देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और गेट पे वो हानाज़ोनो का नाम चिल्लाने लगता है। और तभी हानाज़ोनो उसे चुप होने के लिए बोलती है। और तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, तो वो वापस चला जाता है। तभी आइजू पे एक कॉल आता है और वो हानाज़ोनो का ही होता है। और तभी आइजू बताता है कि मैं ऐसे ही ब्रेकअप नहीं कर सकता बिना किसी रीजन के। और तभी हानाज़ोनो बोलती है कि रीजन है मेरे पास कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तभी आइजू बोलता है कि मुझसे झूठ मत बोलो और मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी। तभी हानाज़ोनो बताती है कि मेरी मदर को सब कुछ पता चल गया है हमारे बारे में और बाकियों के बारे में। और तभी आइजू कहता है मतलब इतनी सारी लड़कियों को डेट करना मेरा, उसके बारे में भी। हानाज़ोनो बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानी और अब उन्होंने मेरा स्कूल चेंज करवाने का डिसाइड कर लिया है और कल मुझे दूसरी जगह पे भेज रही है। और वो ऐसे ही है, पैसे का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर देती है। और तभी वहाँ पे पीछे से हानाज़ोनो की मदर आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और बोलती है कि हानाज़ोनो को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं चंद मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। आइजू बोलता है कि मुझे हानाज़ोनो से बात करने दो, लेकिन तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। और तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए बोला था ना, और मैं चाहूँ तो उसे कहीं भी दूर भेज सकती हूँ जहाँ कोई भी उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। और ये सुनते ही हानाज़ोनो अपनी माँ से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बट आइजू को आप कुछ मत करना। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ और मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ तुम्हें नहीं रहने दे सकती। और दूसरी तरफ आइजू जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ये हानाज़ोनो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद वो जाके सभी लड़कियों को सब कुछ बताता है और तभी कुसूरी पूछती है कि अब तुम क्या करोगे आइजू। तभी आइजू कहता है कि मैं उनके मेंशन जाके हानाज़ोनो को वहाँ से भगा लूंगा। तभी सुजुका बोलती है कि ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा और इंदा बोलती है कि वो तुम्हें इजिली ढूंढ लेंगी। तभी आइजू बोलता है कि मैं सब कुछ करूंगा हानाज़ोनो की खुशी के लिए। आज मैं और हानाज़ोनो ये शहर छोड़ के चले जाएंगे
और एक दिन मैं जरूर आऊंगा तुम लोगों के लिए वापस, और क्या तुम लोग मेरा वेट करोगी। इंदा बोलती है कि अब पता नहीं कब मैं तुम्हें देखूंगी और क्या पता ना भी देख पाऊं, और हम यहाँ पे बैठ के तुम्हारा इंतजार ही नहीं करते रहेंगे, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस बेवकूफ को बचाने में। और बाकी लड़कियां भी कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। आइजू मन में सोचता है कि सभी लोग हानाजोनो को मेरी तरह प्यार करते हैं। इसके बाद वो लोग हानाजोनो को बचाने का मिशन शुरू करते हैं। फिर इसके बाद आइजू हानाजोनो को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर इसके बाद आइजू एक आइडिया सोचता है कि रबड़ बॉल उसकी खिड़की पे फेंक के रस्सी की मदद से उसको नीचे ला के यहाँ से भागने का। और आइजू जब बॉल फेंकता है तो उससे गलत निशाना लगता है और उसके बाद वो बॉल भी खो जाता है और वो लोग बॉल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी इंदा को एक बिल्ली दिखती है जिसके पास बॉल होता है और इंदा उस बिल्ली को पकड़ती है। तभी वो भाग जाती है वहाँ से और वो लोग पीछा करते हैं बट उस बिल्ली को पकड़ ही नहीं पाते। तभी सामने ईआई आ जाती है। तभी वो बताती है कि एक बिल्ली को पकड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उसे लात मार दो। तभी आइजू उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और उसी टाइम पे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो सभी लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। और तभी वो बिल्ली वहाँ से बाहर निकलता है और सिक्योरिटी गार्ड बिल्ली देख के वहाँ पे चला जाता है वापस। और तभी आइजू बोलता है कि अब तो बॉल भी चली गई। और तभी ईआई बोलती है कि इनके पास बिल्ली है तो शायद वो भी होगा। और डोर के पास जाके देखते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा डोर होता है। और तभी सुजुका बोलती है कि यहाँ से तो केवल एक बच्चा ही जा सकता है। तभी इंदा कुसूरी को बोलती है कि क्या तुम्हारा ड्रग हमें और छोटा बना सकता है। तभी कुसूरी बताती है कि मेरे पे छोटा बनाने वाला तो ड्रग नहीं है बट मेरे पास इमोर्टैलिटी का फेलियर ड्रग है। और तभी ईआई कुछ पत्थर्स लेके आती है और उसकी मदद से वो डोर ओपन कर देती है। और ये देख के इंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कि मैंने डोर लॉक का लोकेशन और टाइप पता किया और पत्थर को करेक्ट एंगल और स्पीड से फेंका जिस कारण डोर ओपन हो गया। तभी वो बोलती है कि जल्दी करो अब हमें अंदर जाना चाहिए। और तभी आइजू ईआई का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में से तो ब्लड निकल रहा है। और इसके बाद इंदा उसके हाथ में एक बैंडेज लगाती है। तभी इंदा बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। और तभी ईआई बताती है कि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दरवाजा खोलने का एक यही तरीका था। और तभी वो लोग अंदर जाते हैं और उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक सा डॉग आ जाता है और आइजू सबको वहाँ से बाहर भागने के लिए कहता है। और बड़ी मुश्किल से बच के ये लोग बाहर आते हैं और जब देखते हैं तो वहाँ पे सुजुका होती ही नहीं है। और जैसे ही आइजू अंदर देखता है तो सुजुका अंदर ही होती है और वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। और आइजू चिल्लाने वाला होता है बट ईआई उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती है कि तुम सिक्योरिटी अलर्ट कर दोगे। और दूसरी तरफ शिजुका डर के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो डर के मारे नीचे लेट जाती है और उसके पास डॉग आ रहा होता है। और भाई शिजुका का शकल यहाँ पे काफी ज्यादा फनी लगता है और डॉग उसके पास आने के बाद उसे चाटने लग जाता है। और तभी ईआई बताती है कि मुझे पता था कि ये डॉग शिजुका पे अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि डॉग की एक खासियत है कि वो अपने से कमजोर की हमेशा रक्षा करता है। तभी इंदा बोलती है कि अगर कोई उनके इलाके में घुसे तब भी। और तभी ईआई बोलती है कि शायद कंफर्म नहीं हूँ बट मैं। तभी आइजू पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी ईआई बताती है कि सुजुका को उस डॉग की आंख पे अटैक करना चाहिए। तभी कुसूरी कहती है कि ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और इस ड्रग की मदद से वो डॉग सो जाएगा। और वो सुजुका की तरफ फेंकती है और कहती है कि इसे इस्तेमाल करो। और सुजुका ये ड्रग डॉग को पिलाने की जगह खुद ही पी जाती है और खुद ही सो जाती है। और ये देख के इंदा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि बेवकूफ, तुमने उसे डॉग को पिलाने के लिए क्यों नहीं बोला। और तभी ये डॉग सुजुका के मुंह से टपकता हुआ ड्रग को चाट लेता है और वो भी सो जाता है। और ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं और सुजुका को ड्रग देके उठा दिया जाता है। और आगे वहाँ पे फिर से उनके सामने बिल्ली आ जाती है और जैसे वो बिल्ली आगे बढ़ती है तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और फिर से वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। और फिर से सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे कोई नहीं दिखता बिल्ली के अलावा। और सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते कि भाई ये बिल्ली कितनी परेशान करेगी हमें। और वो लोग दरवाजे के पीछे छिप रखे थे इसलिए वो लोग फिर से बच जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि यहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। तभी ईआई कहती है कि आईआर गॉगल के बिना हमारे फेल होने के 99% चांस है। तभी कुसूरी कहती है कि मैंने इंफ्रारेड आई ड्रॉप लाई है। तभी आइजू उसे अपनी आंखों में डालने लगता है और तभी कुसूरी कहती है कि इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हें कुछ भी दिखेगा नहीं इसके बाद सिवाय इंफ्रारेड के। तभी आइजू कहता है कि क्या ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। और तभी इंदा कहती है कि कुसूरी तुमने इसे गिरा दिया है। तभी ईआई कहती है कि क्या ये एड्रेस। और तभी अचानक से कुसूरी उसके हाथ से वो कागज छीन लेती है और कहती है कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। तभी इंदा कहती है कि तुम कुछ छुपा रही हो ईआई। और तभी ईआई कहती है कि शायद ये एड्रेस ये फॉरेन रिसर्च टीम का एड्रेस था। और तभी ये सुन के इंदा को याद आता है कि सुजुका का ये सपना है कि उसे एक रिसर्च टीम में जाना है। तभी ईआई कहती है कि अगर ये आज अपनी एप्लीकेशन पोस्ट नहीं करेगी तो शायद इसका टाइम निकल जाएगा। तभी आइजू कहता है कि तुम्हें ये ईयर ड्रॉप को यूज करना इतना जरूरी था क्या। तभी कुसूरी बताती है कि हानाजोनो को मैंने मुसीबत में डाला था लेकिन उसके बाद भी वो मेरी फ्रेंड थी तो इसलिए हानाजोनो मेरे लिए रिसर्च टीम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
और आइजू सामने का रेज देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो टॉम क्रूज भी नहीं कर सकता या फिर कोई भी हॉलीवुड के स्टार नहीं कर सकते। तभी आइजू कहता है कि ये रेज ज्यादा ऊपर तक नहीं है तो हम इस सेंसर के ऊपर से जा सकते हैं। तभी इंदा कहती है कि लेकिन हम जाएंगे कैसे। तभी आइजू कहता है कि कॉरिडोर काफी ज्यादा चौड़ा है तो हम सीधे तो नहीं जा सकते। तभी ईआई कहती है कि काम हो सकता है अगर दो लोग सफिशिएंट स्ट्रेंथ के एक साथ काम करें, पर यहाँ पे आइजू के अलावा हम सभी लड़कियां हैं। और इसके बाद वो सभी लोग इंदा की तरफ देखने लगते हैं और तभी इंदा पूछती है कि क्या हुआ, और इसके बाद आइजू और इंदा को एक साथ बांध दिया जाता है। तभी इंदा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। फिर इसके बाद वो दोनों ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। तभी ये लोग सेंसर के ऊपर आ जाते हैं और तभी आइजू पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना इंदा, और तभी इंदा हाँ बोलती है। तभी आइजू बोलता है कि लेकिन तुम्हारे कपड़े तो काफी ज्यादा स्मूथ और सिल्की लग रहे हैं। तभी इंदा हिचकिचाते हुए बोलती है कि नहीं, कपड़ा ही ऐसा ही है। तभी आइजू कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तभी इंदा मन में सोचती है कि आइजू का मुंह मेरे पेट पे है तो प्लीज ज्यादा टाइट मत करो, और मन में बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है और वो नीचे गिरे इससे पहले वो बहुत मुश्किल से क्रॉस कर ही लेते हैं। तभी आइजू बाकी सभी को बोलते हैं हम आगे जा रहे हैं, तुम यहाँ पे तैयार रहना। और अगले सीन में वो दोनों हानाजोनो के गेट के सामने होते हैं और जैसे ही इंदा गेट खोलती है तो सामने हानाजोनो रो रही होती है और तभी अचानक से वहाँ पे अलार्म बजता है। तभी आइजू समझ जाता है कि डोर पे भी अलार्म लगाया गया था और तभी हानाजोनो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी आइजू बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं, जल्दी चलो। और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और तभी हानाजोनो की मदर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो तीनों बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और ईआई वहाँ पे बिल्ली की आवाज निकालने लगती है और बाय लक वो लोग बच भी जाते हैं। और वहाँ पे हानाजोनो काफी ज्यादा रोती है कि उसके कारण आइजू इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। तभी हानाजोनो की मदर बोलती है कि हम पहली बार आइजू फेस टू फेस मिल रहे हैं। तभी वो बताती है कि मैं हानाजोनो की मदर हूँ, हाहारे मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ, बट अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। और तभी मन में सोचती है मैं इनको पहले ही ठिकाने लगा देती अगर इससे हानाजोनो को दुख नहीं होता तो। और तभी आइजू से पूछती है कि तुम्हारी आंखें इस तरीके की क्यों है, क्या ये कोई स्पेशल एबिलिटी है। और तभी आइजू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है कि क्या आप मुझे और हानाजोनो को अपना आशीर्वाद दोगी, मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। तभी हानाजोनो की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा इरादा बदल दोगे ऐसे झूठे वादे करके। और मैं 13 साल की थी और अपने मिडिल स्कूल के 2nd ईयर में मैंने हानाजोनो को जन्म दिया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तभी आइजू कहता है कि शायद आपको बच्चों से प्यार होगा। तभी वो बोलती है कि गलत, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वो बीमार हो गया और मरने की कगार पे था और मुझे कुछ चाहिए था जिससे मुझे पता लगे कि वो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया 13 साल की उम्र में। और अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वो गलत किया, लेकिन ये हमारे खून में है, मेरे और हानाजोनो दोनों के, कि एक बार प्यार में पड़ जाए तो अंधे हो जाते हैं और खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि प्यार ही है जिससे खुशी मिलेगी। लेकिन वो मर चुका था और मैंने अपनी पूरी जिंदगी हानाजोनो को पालने में लगाया और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, लेकिन हानाजोनो उसकी कमी पूरी नहीं कर सकती थी। और जब से वो मरा है तब से ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जो मैंने ये खुद से नहीं पूछा है क्या यही वो खुशी भरी जिंदगी थी जो मैं चाहती थी। और मैं नहीं चाहती कि हानाजोनो कभी ऐसा फील करे, तो इसीलिए मुझे उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी इससे पहले कि देर हो जाए। और उसे ये बताना होगा कि जो 5 लड़कियों को डेट करता हो वो कभी भी उसे खुश नहीं रख सकता। और मैंने ये डिसीजन खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है और तुम्हारे बोलने से मेरा ये डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। और ये सब सुन के आइजू वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग जाता है और इंदा बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो इन्हें कन्विंस करना चाहिए। तभी आइजू कहता है लेकिन इन दोनों ने काफी कुछ झेला है और मैं भी नहीं चाहता कि हानाजोनो को इतना दुख हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन रुको, मुझे अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, शायद आंसुओं की वजह से मेरा आई ड्रॉप निकल गया। और जैसे ही आइजू को दिखने लगता है तभी इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और भाई यहाँ पे लिटरली सोलमेट वाला करंट चमक जाता है। भाई जब मैंने पिछला एपिसोड देखा था मुझे तभी फील हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है और लिटरली इस एपिसोड में जो मैंने सोचा था वही हुआ। हाहारे ने जो इमोशन 13 साल पहले फील किया था अचानक से उसे वही इमोशन का एहसास हुआ और तभी अचानक से वो बोलती है कि आइजू प्लीज मुझे भी डेट कर लो। सुन के इंदा काफी ज्यादा हैरान होती है और इंदा अपने मन में सोचती है आखिरकार ये औरत सोच क्या रही है अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ही, और ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज है। और आइजू भी इसके बारे में सोच रहा होता है अपने मन में। तभी इंदा आइजू पे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सोच क्या रही हो, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मदर है। और तभी हानाजोनो की मदर को भी होश आता
आता है और वो बोलने लग जाते हैं कि ये मेरे को क्या हो गया था और मैं क्या बोल रही हूँ और तुम लोग गलत सोच रहे हो और मैंने तो बस एक जोक किया था। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी आइजू कहता है कि मैं भी कभी गिव अप नहीं करने वाला और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। और तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। और तभी हानाज़ोनो की मदर चुटकी बजाती है और वहाँ पे एक चेयर आ जाता है और तभी उसकी मदर बताती है कि ये एक ऑटोमेटिक लाइफ डिटेक्टर मशीन है और इस पे बैठने पे छोटे से छोटा झूठ भी पकड़े जा सकते हैं और मैं तुम्हारा यहाँ पे टेस्ट लेने वाली हूँ, क्या तुम सच में हानाज़ोनो को प्यार करते भी हो या फिर नहीं। तभी आइजू बोलता है कि मेरा प्यार हानाज़ोनो को लेके एकदम सच्चा है, तो मैं तुम्हारे सभी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद हानाज़ोनो की मदर आइजू से जितने भी सवाल हानाज़ोनो से रिलेटेड पूछती है, आइजू उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट देता है और वो चेयर बार बार ट्रू बोला जा रहा था और ये सुन के हानाज़ोनो की मदर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और तभी उसकी मदर बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है हानाज़ोनो को लेके वो एकदम असली है। तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि ये चीज छोड़ो, ये तो एक मशीन है बस। और ये सुन के इंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, इतना कुछ करवाने के बाद फिर तुम इस मशीन को गलत बता रही हो। और तभी वहाँ पे भागते हुए एक मेड आती है और वो घबराते हुए बताती है कि मैडम हकारी खिड़की पे से जंप करने वाली है। और तभी वहाँ पे ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी इंदा हानाज़ोनो की मदर का गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा और अगर कोई भी हिला तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगी। और बोलती है कि आइजू तुम जल्दी जाओ और हानाज़ोनो को बचाओ। और तभी आइजू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करोगी। तभी वो बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और तभी आइजू वहाँ से भागते हुए हानाज़ोनो के पास जाता है और इंदा हानाज़ोनो की मदर को अभी भी पकड़े हुई थी। और इस बात पे हानाज़ोनो की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं भी वहाँ पे जाऊंगी और तुमने एक माँ का प्यार नहीं देखा अभी तक। और इंदा भी गुस्से में बोलती है कि तुमने भी अभी तक दोस्त का प्यार नहीं देखा है। और उन दोनों के बीच में एक फाइट आर्ग्यूमेंट सा शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हानाज़ोनो दिखाई जाती है जो कि खिड़की के पास खड़ी थी और गार्ड्स पीछे से रोकने की कोशिश करते हैं उसे। और दूसरी तरफ ईआई सुजुका और भी हानाज़ोनो को वहाँ से जंप करने के लिए मना करते हैं। और तभी आइजू उसके पास आता है और कहता है कि हानाज़ोनो अब सब कुछ ठीक हो गया है। और हानाज़ोनो आइजू को देख के काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है वहाँ पे और बताता है कि इंदा ने तुम्हारी मॉम को पकड़ा हुआ है और हम दोनों को भागने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हानाज़ोनो बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ से भाग भी गए उसके बाद भी मेरी मदर हमें ठीक से नहीं रहने देगी और हम लोगों को हमेशा भागते रहना होगा और मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी। और तभी आइजू इमोशनल होते हुए कहता है कि मेरी लाइफ खराब हो जाए वो मेरे को मंजूर है, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे प्यार करता हूँ अभी भी और हमेशा के लिए भी, और मेरे साथ हमेशा रहो। और इस बात पे हानाज़ोनो भी काफी रोने लगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे काफी प्यार करती हूँ। और तभी आइजू बोलता है तो आओ फिर मेरे पास आओ। और जैसे ही हानाज़ोनो नीचे देखती है तो उसका सर घूम जाता है और पैर कपकपाने लगता है और उसका पैर तभी फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी आइजू बड़ी तेज भागता है और हानाज़ोनो के हाथ को किसी भी तरीके से पकड़ लेता है, लेकिन आइजू का ग्रिप ज्यादा अच्छे से नहीं बनाता था, वो दोनों किसी भी टाइम पे वहाँ पे गिर सकते थे। और तभी वहाँ पे इंदा और हानाज़ोनो की मदर आ जाती है और वो दोनों आइजू और हानाज़ोनो की पोजीशन देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों भी भाग के आइजू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी आइजू का पैर भी फिसल जाता है और तभी आइजू भी नीचे गिरने लगता है। और तभी आइजू हानाज़ोनो को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हानाज़ोनो को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वो गिरने का थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देता है और वो इस कारण सीधा स्विमिंग पूल में जाके गिरता है और पानी में गिरने के कारण उन दोनों को ज्यादा चोट भी नहीं लगता। और दूसरी तरफ ईआई सुजुका और कुसूरी भी पानी में कूदते हैं हानाज़ोनो और आइजू को बचाने के लिए और अगले ही पल में वो सभी सही सलामत बाहर आ जाते हैं। और आइजू तो हानाज़ोनो को गले ही लगा लेता है और बोलता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पे इंदा और हानाज़ोनो की मदर आ जाती है और तभी इंदा हानाज़ोनो के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा रोने लगते हैं और आइजू उन दोनों को शांत करवाता है। और तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि तुम्हें तो चोट भी लग सकता था बहुत ज्यादा। और तभी आइजू बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं हानाज़ोनो को खुश करने के लिए मर भी सकता हूँ। और ये बात सुन के हानाज़ोनो की मदर भी सोचती है कि ये तो उसने पहले ही मुझे कहा था। और इसके बाद हानाज़ोनो की मदर आइजू के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मेरी हानाज़ोनो का ध्यान रखना। और तभी आइजू अपने मन में सोचता है कि हानाज़ोनो की मदर ने हानाज़ोनो के लिए काफी कुछ किया है और अभी वो उसे सैक्रिफाइस भी कर रही है। और तभी वो हानाज़ोनो की मदर का हाथ को पकड़ लेता है और तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हानाज़ोनो और तुम्हें दोनों को खुश रखूंगा। और ये सुन के हानाज़ोनो की मदर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और तभी आइजू बोलता है कि मैं चाहता हूँ हाहारी तुम भी बहुत खुश रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम वो लाइफ जियो जो कि तुम डिजर्व करती हो। और तभी हानाज़ोनो की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, ये सब तुम मुझे इसलिए बोल रहे हो ना। और जवाब में आइजू हाँ बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार
हूँ। और ये सुनने के बाद आइजू की पांचों गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो 6 लड़कियां एक साथ आपस में नहाती है और हानाजोनो की मदर उसे बोलती है आज रात हम सभी एक साथ रहेंगे। और तभी कुसूरी बोलती है ये बाथटब तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और तभी कुसूरी एक मेडिसिन पी लेती है और वो अपने असली फिगर में वापस आ जाती है। और इतने अच्छे अच्छे फिगर को देख के इंदा थोड़ी सी जेलस होती है और वो वहाँ से चुपचाप कल्टी खा लेती है। हानाजोनो की मदर पानी पीने के लिए जाती है और तभी आइजू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे आइजू और हाहारी दोनों एक साथ जाते हैं। और आइजू मन में सोचता है कि हाहारे तो बचपन से लेके अब तक केवल हानाजोनो को ही संभालने में अपनी जिंदगी बिताई है। तभी वो बोलता है कि हाहारी अब हम दोनों एक साथ मिलकर हमेशा खुश रहेंगे। और ये सुनते ही हाहारी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना बट मैं अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और प्लीज मेरे साथ मेरे रूम में चलो। बाकी पांचों गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि कार्ड्स का गेम खेल रही थी जिसपे इंदा बोलती है कि उन्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है, वो तो केवल पानी लेने गए थे। और ये सब सुनने के बाद हानाजोनो थोड़ी परेशान होती है और मन में सोचती है कि क्या मेरी मदर और आइजू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना। तभी इंदा बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी मदर को जानती हूँ, वो कुछ ऐसा नहीं करने वाली। तभी हाहारे के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पांचों लड़कियां दौड़ के वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है। और जब वो लोग उस कमरे में जाते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आइजू ने एक लड़की के कपड़े पहन रखे थे। और आइजू को उस कपड़े में देख के हाहारी बहुत ही ज्यादा शर्माती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और आइजू को देख के बाकी सब लड़कियां भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और आइजू तो मतलब कि पगला ही गया था वहाँ पे और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देख के बाकी सब लड़कियां काफी परेशान हो जाती है और कहती है हानाजोनो कि आइजू तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी हाहारी को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं आइजू को इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। फिर हाहारे ईआई की तरफ देखने लगती है और ईआई को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ईआई को हाहारी एक प्रिंस की तरह सजा के लाती है और तभी बाकी लोग समझ जाते हैं कि एक प्रिंसेस को एक प्रिंस ही किस करके उठाता है। और तभी ईआई आइजू को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है और इसके बाद आइजू को भी होश आ जाता है। और वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा ब्लश करती है और आइजू गुस्से में होता है और कहता है कि अब मैं बात लेने जा रहा हूँ। और तभी हमें हानाजोनो दिखाई जाती है कि फोन में कुछ ऑर्डर कर रही होती है और हाहारी और हानाजोनो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाकी लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों आइजू को नहाते हुए देखने जाने वाले हैं। और इंदा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी कुसूरी बोलती है मैंने कभी भी किसी को नहाते हुए नहीं देखा और आप लोग समझ गए होंगे कि वो किस चीज की बात कर रही है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ ईआई बोलती है कि हमें अपने पार्टनर के हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तभी इंदा गुस्से में कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं आइजू को झांकूंगी नहीं बट मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। तभी उनके बीच में सुजुका आ जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को इतना गलत काम नहीं करने दूंगी। और इसके बाद हाहारी सुजुका को पकड़ती है और हाहारी और हानाजोनो मिलके उसे एक कम्बल में बांध देते हैं। हानाजोनो बोलती है कि तुम हमारा यहाँ पे वेट करो। फिर उसके बाद हमें आइजू का सीन दिखाया जाता है जो कि बात ले रहा था। और आइजू बोलता है कि मुझे पता है कि वो लोग मुझे झांकने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए मैंने टॉवल पहन रखा है। और दूसरी तरफ कुसूरी जो कि रस्सी की मदद से आइजू को झांकने की कोशिश करती है तो वो अच्छे तरीके से आइजू को नहीं देख पा रही थी और उसका मुंह आईने में चिपक जाता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरावनी लगती है। और वो आइजू देख के काफी ज्यादा डर जाता है और आइजू काफी तेज चिल्लाने लगता है। और ये सुनने के बाद बाकी लड़कियां कुसूरी को काफी तेज ऊपर खींचते हैं। फिर आइजू दोबारा उस विंडो पे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और तभी आइजू सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से नहा के चले जाना चाहिए। और फिर हमें सुजुका का सीन दिखाया जाता है जो कि कम्बल में फंसी होती है और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। और वो सोचती है कि अगर वो लोग आइजू को नहाते हुए देख ले तो आइजू को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और इसके बाद आइजू को काफी ज्यादा गिल्टी फील होगा और वो शायद हमें छोड़ भी दे या फिर कुछ कर भी ले। और इसके बाद उन लड़कियों को भी काफी गिल्ट फील होगा और वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगी और अंत में पूरी आइजू फैमिली मर जाएगी और मैं अकेले ही बचूंगी। और ये सोच के सुजुका काफी ज्यादा घबराने लगती है। तभी सुजुका के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कम्बल को पहिए की तरह घुमा के घर से बाहर निकलती है। और बाकी लड़कियां आइजू को देखने के लिए दूसरा तरीका अपनाती है और छत के ऊपर जाके उसको झांकने की कोशिश करती है। और तभी इंदा पूछती है कि यहाँ पे चूहे तो नहीं है ना। तभी इंदा को वहाँ पे कुछ महसूस होता है जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसको डरते हुए देख बाकी लोग भी काफी डर जाते हैं। और वहाँ पे बिल्ली होती है और वो लोग काफी ज्यादा तेज चिल्लाने लग जाते हैं और उनकी चिल्लाहट सुन के आइजू भी काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और डर जाता है। और दूसरी तरफ सुजुका चलते चलते सीढ़ियों के पास आ जाती है और वहाँ पे उसको डर लग रहा था नीचे उतरने में, लेकिन तभी वहाँ पे कुत्ता आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है और सुजुका सीधा नीचे जाके गिरती है। और उसी दौरान उसकी रस्सी भी खुल जाती है और वो सीधा घूमते घूमते सीधा आइजू के बाथरूम में आ जाती है और सीधा बाथटब के अंदर गिर जाती है या फिर स्विमिंग पूल बोलो आप, उसके अंदर गिर जाती है। और वहाँ पे
सुजुका काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, इस वजह से आइजू काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब आइजू गौर से देखता है तो उसे पता लगता है कि वो सुजुका है और तभी आइजू उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका टॉवल गिर जाता है, जिस वजह से सुजुका उसका भाई देख लेती है। और ये देखने के बाद सुजुका काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और तभी आइजू सुजुका को उठाता है और भागते भागते जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में बाकी लड़कियां दिखाई देती है और तभी आइजू पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हाहारी कहती है कि हम तो यहाँ पे बस हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तभी इंदा काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि तुम ऐसा मत सोचना कि हम लोग तुम्हें नहाते हुए देख रहे थे। और इस कारण वो लड़कियां फिर फंस जाती है और इंदा फिर से एक्सपॉइल कर देती है सब कुछ। और फिर इसके बाद आइजू उन सभी को समझाने लगता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ सुजुका जो बेहोश थी और मन में सोचती है कि मुझे जिराफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन आज से मुझे हाथी भी बहुत पसंद है। फिर वो लोग कार्ड गेम खेलना शुरू करते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं। तभी हाहारी को कुछ याद आता है और वहाँ पे उनको बाय बोल के थोड़ा सीरियस मूड में वहाँ से जाने लगती है। और आइजू हाहारी के सीरियसनेस को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। और तभी आइजू देखता है कि हाहारी किसी के लिए प्रेयर कर रही थी। तभी आइजू सोचता है कि मुझे हाहारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उसके माइंड में उसकी सीरियसनेस फेस आ जाती है और तभी वो उसके बगल में जाके बैठ जाता है। तभी आइजू को सामने एक फोटो दिखता है और वो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट का होता है। तभी हाहारी बताती है कि यही मेरा हस्बैंड था और मैं इसी से काफी ज्यादा प्यार करती थी। तभी आइजू पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि तुमने कहा था कि तुमने हानाजोनु को अकेले पाला था, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारे पास और लड़के का ऑप्शन नहीं आया होगा, तो तुमने हमेशा से अकेला रहना ही क्यों चुना। तभी हाहारी बोलती है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करना। तभी आइजू बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बच्चा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जितनी भी बोझ है वो तुम मुझसे शेयर करो। तभी हाहारी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं अब तक अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई। वो इस दुनिया में नहीं है, बट अभी भी मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और इसके बाद मुझे और कोई दूसरा लड़का पसंद ही नहीं आया, बट मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई। मुझे पता है कि ये गलत है। और तभी आइजू हाहारी को गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने पहले प्यार को भुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हानाजोनु के फादर और मुझे दोनों को एक साथ प्यार कर सकती हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है वो एकदम सच्चा है। और अगर तुम्हें कभी भी फील हो कि मैं तुम्हें फेक लव करता हूँ तो तुम मुझे कभी भी छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और ये सुन के हाहारी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और आइजू को गले लगाते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हाहारी आइजू को बोलती है कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो, लेकिन तभी माफी मांगते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। तभी आइजू हाहारी को पकड़ता है और उसे किस कर लेता है और ये देख के हाहारी को भी काफी ज्यादा इमोशनल सा फील होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हानाजोनु इंदा के साइड सो रखी थी, लेकिन वो वहाँ से उठ के आइजू के बगल में आके सो जाती है और इसके बाद आइजू का भी नींद खुल जाता है। तभी आइजू पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हानाजोनु बताती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती थी और ये सब बात इंदा भी सुन रही होती है। तभी हानाजोनु बोलती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और इसके बाद आइजू हानाजोनु को किस करते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर सभी लोग सो जाते हैं और कुछ टाइम बाद आइजू की आंख खुलती है और वो इंदा को देखता है कि इंदा और हानाजोनु अलग ही दोनों लगे होते हैं। फिर इसके बाद आइजू बाथरूम करने के लिए जाता है और तभी आइजू को सामने एक लड़का दिखता है और उस लड़के को देख के आइजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं हाहारे का हस्बैंड होता है। और हानाजोनु का फादर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने हानाजोनु और मेरी वाइफ दोनों को मुझसे छीन लिया और तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे, और बाथरूम में तो तुम काफी ज्यादा डरे थे, पर तुम मुझे देख के क्यों नहीं डर रहे। तभी आइजू कहता है कि मैं घोस्ट से डरता हूँ, लेकिन आप तो हानाजोनु के फादर हो और आपको तो हाहारी ने प्यार किया था, तो मुझे पता है कि आपका दिल बहुत ही अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद हानाजोनु का फादर भी रिलीफ सा फील करता है और कहता है कि तो क्या फिर मैं तुम्हें कर्ज दे दूं। तभी आइजू बोलता है कि आपको कर्ज देने की जरूरत नहीं है, बट मैं हानाजोनु और हाहारी दोनों को काफी ज्यादा खुश रखूंगा। और घोस्ट कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम उन दोनों को काफी ज्यादा खुश रखोगे, क्योंकि मैं 16 साल से देख रहा हूँ उनकी लाइफ में काफी ज्यादा लड़के आए, लेकिन उन दोनों ने कभी भी किसी को नहीं चुना, बट उन दोनों ने तुम्हें चुना। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने हाहारी के दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिनको भी प्यार करता हूँ उनको काफी ज्यादा खुश रखता हूँ और आप भी हमें ऐसे ही खुश रहते हुए देखो। और तभी आइजू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हानाजोनु को इस दुनिया में लाने के लिए। और ये सब सुनने के बाद हानाजोनु के फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी उनके चारों तरफ एक रोशनी सी आ जाती है। तभी आइजू पूछता है कि ये सब क्या है पापा। तभी हानाजोनु के फादर बोलते हैं कि मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मुझे तुम बहुत ही अच्छे लड़के लगे। तभी आइजू कहता है कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलके उन दोनों का ख्याल रखेंगे, लेकिन तभी हानाजोनु के फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी देखता है कि आइजू वहीं पे सो गया था और फिर वो
वो उठा है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हाहारी बोलती है कि तुम्हें जब मन करे तुम यहाँ पे आ सकते हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और असेंबली में दिखाया जाता है और वहाँ पे हाहारी आई होती है जो कि बताती है कि मैं इस स्कूल की नई चेयरपर्सन हूँ। तभी वो अपने मन में सोचती है कि मैं आइजू को इतना देखना चाहती थी कि मैंने उसीलिए इस स्कूल को भी खरीद लिया। और ये देखने के बाद हानाजोनु और इंदा काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और आइजू भागते भागते स्कूल जाने से पहले एक बार हाहारी से मिलना चाहता था, तो वो उसके घर पे जाता है। तभी उसकी मेड बताती है कि हाहारी मैम तो अभी स्कूल में है। फिर आइजू सोचता है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे भाग के आया। फिर उसके बाद वो फिर से स्कूल जाता है और रास्ते में जहाँ पे आइजू भाग रहा था वहाँ पे हमें और भी गर्लफ्रेंड्स दिखाई जाती है आइजू की, जो कि हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और भाई वो सभी 4 गर्लफ्रेंड हमें और दिखाई जाती है। तो देखते हैं सीजन 2 में हमें कितनी गर्लफ्रेंड और देखने को मिलेंगी। फिर आइजू अपने छत पे पहुंचता है जहाँ पे उसकी 6 गर्लफ्रेंड वेट कर रही थी और वो सभी आपस में हग करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन हो जाता है खत्म। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव्स यू का सीजन 1 पसंद आया हो और मेरी मेहनत भी आपको पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको लॉन्ग एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाया करूंगा। और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।